discussing about financial handbook volume first. It is part of paper second. important चैप्टर है और कई क्वेश्चंस लगभग 5 to 7 क्वेश्चन से लिए जा सकते हैं। चलते हैं पीपीटी पर। और इसमें जो एफएचबी है इसमें उसके बारे में बताया है कि जो भी हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो भी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, अकाउंट का मतलब जो भी अपने हेड्स होते हैं, तो उनमें किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है। यदि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में किसी भी पोस्ट ऑफिस में यदि पैसा आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका कैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है, क्या क्या एडवांस दिए जाते हैं, यदि कोर्ट अटैचमेंट है तो उसमें किस प्रकार से उसकी रिकवरी की जाती है या फिर सैलरी को अटैच किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे और चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 57 स्लाइड्स हैं और या उन कुछ वेलकम स्लाइड है उनको छोड़कर 55 है। आज हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं 1.5 आवर्स में। तो आप बने रहिए, आज चलते हैं पीपीटी पर। तो फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड का पार्ट है। तो जो फाइनेंशियल हैंडबुक है वॉल्यूम फर्स्ट है, तो इसका जो रूल नंबर 1 है कि द रूल कंटेन इन दिस हैंडबुक डिस्क्राइब प्राइमरली द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द इनिशियल एंड कंप्लाइड अकाउंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। यानी जो बुक है, ये जो हैंडबुक है, इसमें उन प्रोसीजर के बारे में बताया है जो कि इनिशियली यूज किए जाते हैं, जो अपने प्राइमरी प्रोसीजर है किसी प्रकार के अकाउंट पैसों को लेने का देने का। इसके अलावा जो भी अकाउंट्स होते हैं और जिनको इसमें कंपाइल किया जाता है, किस प्रकार से उसमें हम डेबिट करते हैं या अकाउंट फोर करते हैं, कोई यदि किस प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर होता है या फिर कोई हमें पैसा रिसीव होता है, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। या फिर बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एक ऑफिसर यदि पैसा रिसीव करता है इंडियन पोस्ट के किसी ऑफिस में या टेलीग्राम डिपार्टमेंट में, तो उसके बारे में बताया कि उसके द्वारा क्या उस पैसे का किया जाएगा, यानी उसको कितनी जल्दी उसमें अकाउंट फोर करना है, उसको सही से असेस करना है, सारी चीजें इसमें बताई हुई। तो एफएचबी इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1968 और बाइफर्केशन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम 1 अप्रैल 1985। तो ये जो एफएचबी है ये 1 अप्रैल 1968 से लागू है और जो हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था वो उसका बाइफर्केशन हो गया, वो अलग अलग हो गए। तो ये अलग हुए थे 1 अप्रैल 1985 से। लेकिन हैंडबुक अभी बदली गई है और जो एफएचबी पार्ट फर्स्ट है वो अभी चेंज हुआ है, यानी आई थिंक जनवरी में। अभी उसकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं है, तब तक यही पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में यही है। तो डेफिनेशंस में देख लेते हैं। बैंक एनी ब्रांच ऑफ आरबीआई, एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई। बैंक का मतलब है कोई भी ब्रांच आरबीआई हो सकती है, इसके अलावा इसकी कोई सबऑर्डिनेट ब्रांच हो सकती है, कोई एसबीआई की ब्रांच हो सकती है, इसकी कोई सबऑर्डिनेट ब्रांच हो सकती है। तो ये सारी बैंक कहलाएंगी। डिपार्टमेंट मींस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। हेड ऑफ सर्किल मींस ए पीएमजी, जनरल मैनेजर डायरेक्टर ऑफ पीएलआई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मींस एनी अथॉरिटी डिक्लेयर्ड अंडर एसआर 210 if the declaration made in general term and any special order by the president। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी अथॉरिटी हो सकती है जो कि एसआर 210 में है और इसकी डिक्लेरेशन जनरल टर्म के आधार पर या किसी स्पेशल ऑर्डर के आधार पर यदि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इसके अलावा है रूल नंबर 4(1)(a) है इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस सेज कैश रिसीव्ड मे बी यूज्ड फॉर डिपार्टमेंटल पर्पज अंडर द डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस। यानी जो भी कैश रिसीव्ड होता है पोस्ट ऑफिसों में उसका यूज डिपार्टमेंटल पर्पज के लिए डिपार्टमेंटल रेगुलेशन के अनुसार किया जाता है। ओनली द सरप्लस कलेक्शन आर बीइंग रेमिटेड टू ट्रेजरी। और जो भी सरप्लस कलेक्शन होता है कैश का उसको हम बैंक को या फिर ट्रेजरी को रेमिट कर देते हैं, यानी उसको भेज देते हैं। पॉइंट नंबर 8 यानी रूल नंबर 8 ACG 67 है इज इश्यूड इन डुप्लीकेट इन द बुक ऑफ 100 फॉर्म्स। यानी ACG 67 होती है, जो भी पैसा हमें रिसीव होता था पहले यूसीआर वगैरह जो भी, तो हम उसको ACG 67 देते थे। तो ये 100 फॉर्म में होती है, इसके जो नंबर ऑफ फॉर्म शो होते हैं और ये डुप्लीकेट में होती है। द यूज रिसीव्ड बुक्स शैल बी केप्ट इन द पर्सन कस्टडी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस एंड प्रिजर्व फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिसीव्ड इश्यूड फ्रॉम द बुक। यानी बुक से जब लास्ट रिसीव्ड इशू की गई है उस डेट से इसको 5 ईयर तक इसको प्रिजर्व रखा जाता है और हेड ऑफ ऑफिस की कस्टडी में इसको रखा जाएगा। रजिस्टर ऑफ ACG 67 इन फॉर्म ACG 53। ACG 67 कितनी यूज हुई है, किस नंबर की यूज हुई है, ये सारा डिटेल्स एक रजिस्टर में होती है, उसको हम ACG 57 सॉरी 53 कहते हैं। अब है रूल नंबर 17 व्हेन बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कंटेन ऑब्वियस inaccuracies or arithmetical mistakes which can be corrected, a disbursing officer not return such bills but may correct them and pay the corrected amount of the bills। तो जब कोई बिल किसी डिसबर्सिंग ऑफिसर को प्रेजेंट किए जाते हैं पेमेंट के लिए, तो उनमें कोई स्पष्ट मतलब एक्यूरेसी है, कोई मतलब इनएक्यूरेसी है, यानी कोई गलती है, अशुद्धि है कोई, या फिर कोई अर्थमेटिकल यानी गणितीय है, कोई मिस्टेक है, तो जिसको सही किया सकता है, जिसको करेक्ट किया सकता है, तो डिसबर्सिंग ऑफिसर को उस बिल को नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन उसको करेक्ट करके जो करेक्ट अमाउंट है उसको पे कर देना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर बी सिमिलरली व्हेन बिल कंटेन डाउटफुल आइटम।
यदि कोई बिल में डाउटफुल आइटम है which can easily be eliminated, जिसको आसानी से हटाया जा सके, the disbursing officer should disallow the doubtful item and pay the remainder of the bill. तो यदि कोई डाउटफुल आइटम है और जिसको आसानी से हटाया जा सके तो उसको हटाकर यानी उसको डिसअलाउ करके जो भी रिमाइंडर अमाउंट है यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उस वाउचर का बिल का उसका पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एंडोर्समेंट है कि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो क्या क्या एंडोर्समेंट होते हैं, यानी इसमें यहाँ पर 3 प्रकार से एंडोर्समेंट बताए हैं, 1 एंडोर्समेंट, 2 एंडोर्समेंट और 3 एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब है कि जैसे हमने चेक दिया, एंडोर्स किया, उसको किसी को नाम लिख के दिया कि आपको ये पैसा है, तो हमने उसके नाम एंडोर्स कर दिया। यदि वही उस चेक को यदि बैंक में जमा करता है तो उस बैंक के नाम एंडोर्स करेगा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। 1 एंडोर्समेंट, चेक्स प्रेफर्ड एट ए ट्रेजरी फॉर पेमेंट कैन बी एंडोर्स्ड ओनली वंस टू whom money is to be paid। यानी जिस किसी को यदि पैसा दिया जाना है और वो यदि उस चेक को डायरेक्ट ट्रेजरी में प्रेजेंट करता है, प्रेफर करता है, तो उस पर केवल एक एंडोर्समेंट किया जाता है, यानी जिसके नाम दिया जाना है उसका उस पर नाम लिख देंगे, उसके नाम से उसको एंडोर्स कर देंगे। तो पहली कंडीशन ये, यानी उसको चेक से पैसा मिल रहा है। दूसरी कंडीशन है टू एंडोर्समेंट आर परमिटेड ऑन चेक और ये बिल, यानी जो टू एंडोर्समेंट है वो चेक पर या फिर बिल पर इन फेवर ऑफ ए बैंकर, यदि वो चेक या बिल किसी बैंकर के फेवर में किया गया है। इस सेकंड एंडोर्समेंट कैन बी मेड बाय ए बैंकर इन फेवर ऑफ मैसेंजर और एजेंट फॉर कलेक्शन ओनली। तो पहला जो एंडोर्समेंट होगा वो बैंकर के फेवर में होगा और दूसरा जो एंडोर्समेंट होगा वो बैंकर किसी मैसेंजर या एजेंट के फेवर में करेगा। अब है पॉइंट नंबर 3, 3 endorsement are permitted in a contingent bill which has been endorsed in favor of a firm supplier। यदि हमने कोई सामान किसी फर्म से मंगाया है तो उसमें 3 एंडोर्समेंट होते हैं। इसके अलावा है, आप याद रख सकते हैं, फर्म या सप्लायर की बात आती है तो 3 एंडोर्समेंट, यदि बैंकर के नाम चेक दिया जाता है तो 2 एंडोर्समेंट, यदि किसी को डायरेक्ट पैसा पेड किया जाना है तो वहां पर एंडोर्समेंट किया जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 19, सील एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर। जो भी पोस्टल अकाउंट ऑफिस होते हैं तो वहां पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जीपीएफ का या फिर पेंशन का। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई भी सेंशन निकलती है फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ की या फिर ग्रेच्युटी की, तो जो भी ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करता है तो उसके एक स्पेसिमेन सिग्नेचर सभी डीडीओज को भेजे जाते हैं कि जब भी वो सेंशन आए तो उस सिग्नेचर से उस जो सेंशन पर सिग्नेचर है उसको मिलाने के बाद ही पेमेंट किया जाए, क्योंकि आप समझते हैं, आप जानते हैं कि जीपीएफ का जो फाइनल पेमेंट हो तो काफी एक बड़े अमाउंट में होता है। इसके अलावा जो भी ग्रेच्युटी होती है या फिर कम्युटेशन होता है वो बड़े अमाउंट में होता है, तो कहीं गलत पेमेंट नहीं हो जाए, इसलिए सारी चीजें एहतियात के तौर पर भेजी जाती हैं। इसके अलावा 19 भी फाइनल पेमेंट ऑफ जीपीएफ मनी, जो फाइनल पेमेंट होता है जीपीएफ मनी का वो भी पोस्टल अकाउंट ऑफिस के द्वारा सेंशन निकाली जाती है उसकी, उसके बाद जो भी कंसर्न एम्प्लॉई है, रिटायर्ड एम्प्लॉई है, उसको पेमेंट किया जाता है। 21 एक्सेप्ट न्यूली अपॉइंटेड पर्सन टू गवर्नमेंट सर्विस नो पेमेंट शैल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ पे एंड अलाउंस विदाउट एलपीसी। जो न्यूली अपॉइंटेड पर्सन है कोई गवर्नमेंट सर्विस में, उसको छोड़कर किसी को बिना एलपीसी के उसके जो पे एंड अलाउंस है वो पेड नहीं किए जाएंगे। जैसे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर हो गया तो जब तक उसकी एलपीसी नहीं आ जाती तब तक उसको उसी प्रकार के पे एंड अलाउंस उसको पेड नहीं किए जाने चाहिए। एलपीसी क्या है सर? लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, यानी जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर होता है तो उसकी जो लास्ट ऑफिस है या जो भी उसका डीडीओ है वो एक एलपीसी निकाल के देता है, उसमें ये देता है कि इसकी जो लास्ट बेसिक पे है वो कितनी है, इसका जो ये जो टीपीए ले रहा है वो कितना है, एचआरए है वो कितना है, इसके क्या क्या डिडक्शंस हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं और वो जहां पर वो अपॉइंट हुआ है उसको जो भी डीडीओ होगा उसको ये भेजी जाती है। सर इधर एंडोर्समेंट का बताइए ना, वो समझ में नहीं। क्या एंडोर्समेंट का बताइए ना, समझ में नहीं आया। देखो एंडोर्समेंट का मतलब होता टू है, एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो बिल होता है, जैसे हम ऑफिस में हम बात करें कि आपका जो पोस्ट मास्टर है वो एमपीआर पर कोई पेमेंट करता है तो उस पर एंडोर्स करेगा कि ये जो पेमेंट है इसको दे दिया जाए या उसका जो भी नाम वगैरह लिखा जाता है। ऐसे यदि कोई चेक दिया जाता है किसी को तो उसका उसमें नाम लिखा जाता है, एंडोर्स किया जाता है कि पेमेंट इसको कर दिया जाए। तो यदि वो चेक को किसी ट्रेजरी में करता है जहां से हमारा लेन देन होता है या बैंक में करता है तो 1 एंडोर्समेंट है वो उसको पैसा मिल जाता है, यानी एक एंडोर्समेंट जो चेक काट रहा है उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है यदि चेक किसी बैंकर को दिया जाता है, बैंकर यानी किसी बैंक को दिया जाता है, तो हम बैंक को करेंगे एक एंडोर्समेंट, उसके अलावा जो भी उसका जिसको पेमेंट किया जाना है अकाउंट पे ही होगा, कैसा एजेंट के थ्रू कलेक्शन होगा, तो फिर बैंक उसके नाम एंडोर्समेंट करेगा तो 2 एंडोर्समेंट हो जाते हैं, मतलब किसको पेमेंट किया जाना है। तीसरा है यदि कोई फर्म को किया जाना है तो हम या तो फिर एक बैंकर चेक देंगे उसको या फिर कोई बिल देंगे कि इस फर्म को बिल का पेमेंट कर दिया जाए, तो उसमें 3 एंडोर्समेंट लिए जाते हैं और फर्म के नाम करेंगे, फर्म जो भी होगा उसका ओनर फिर जो भी कलेक्शन करेगा उसका उसके नाम कर देगा, और यदि अकाउंट पे चेक है तो वो उसमें 3 एंडोर्समेंट से ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। सर एंडोर्समेंट बेसिकली होता क्या है? आदेश होते हैं, आदेश, ये मान लो आप आदेश होते हैं, एक पृष्ठांकन होता है, ऐसे हिंदी में बात करते हैं तो पेमेंट के संबंध में कि ये पेमेंट किसको किया जाना है उसके संबंध। मतलब 3 एंडोर्समेंट करना है सर, तो 3 एंडोर्समेंट मतलब कैसे कर सकते हैं? हम बात करते हैं मतलब किसको किसको भेजते हैं? देखिए सबसे
सबसे पहले यदि कोई कंटिजेंट बिल है तो उसमें यहाँ पर 3 एंडोर्समेंट का यहाँ पर प्रावधान रखा हुआ है। यदि कोई कंटिजेंट बिल है तो सबसे पहले जो भी पोस्ट मास्टर होगा वो एंडोर्स करेगा कि इसका पेमेंट किसी फर्म के नाम कर दिया जाए। यदि कोई चेक है या कुछ है तो फर्म के नाम, तो फर्म तो ये कोई इंडिविजुअल बॉडी होती नहीं है, उसका भी कोई जो कलेक्शन करता है या वो है, तो वो फिर बैंकर के नाम किया जाएगा। भाई बैंक में उसका खाता है और बैंकर के अलावा जो भी कलेक्शन करेगा बैंक से, तो वो तीसरे के नाम वहां पर एंडोर्समेंट हो जाता है। यानी जो भी चेक है फर्म के नाम दिया जाएगा। फर्म का कोई भी जो फर्म जब नाम चेक दिया जाएगा तो उस चेक को फिर हम कहाँ करेंगे, बैंक में जमा करेंगे या कुछ भी करेंगे जो भी है, या ट्रेजरी में जमा करेंगे। फिर तीसरा जो उस कलेक्शन करेगा उसके नाम एंडोर्समेंट किया जाएगा उस पर। तो यदि हम कोई फर्म को सप्लाई मतलब फर्म को देते हैं कोई चेक या कंडीशन बिल, तो वहां पर मैक्सिमम 3 एंडोर्समेंट किया जा सकते हैं। और सर एक चीज और बताना, जैसे कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कौन सी डेट तक रिलीव हो जाता है, तो पिछला डीडी उसको पेमेंट देगा और फिर उसके बाद अगला वाला देगा? देखो ऐसा कोई प्रावधान तो है नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा है कि यदि सैलरी बनने से पहले, ड्रॉ होने से पहले यदि वो ट्रांसफर हो जाता है और उधर ज्वाइन कर लेता है तो उसको नए वाला डीडीओ सैलरी दे सकता है। फिलहाल आज के सिनेरियो में देखते हैं, हम सैप की बात करते हैं, तो सैलरी की जो प्रोसेसिंग लगभग 22 तारीख या 20 तारीख से मान सकते हैं, 20 तारीख से होना चालू हो जाती है। तो 20 तारीख से पहले यदि वो ट्रांसफर हो जाता है, उसकी एलबीसी वगैरह पहुंच जाती है, तो फिर वो नया डीडीओ है वो उसकी सैलरी प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, अब तो 15 हो गया सर। 15? हाँ, अभी 1-2 महीने पहले हमारे ग्रुप में डाला था कि 15 तक एब्सेंटी स्टेटमेंट वगैरह दे दो, कल 15 तारीख को। नहीं, 20 से चालू होता है। एब्सेंस स्टेटमेंट का कोई जो टाइम पीरियड वो चेंज नहीं हुआ है। पहला जो टाइम पीरियड है वो 1 to 20 है, जो कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है एब्सेंटी, और दूसरा जो सप्लीमेंट्री एब्सेंटी स्टेटमेंट है वो 21 से लेकर जो भी लास्ट डे ऑफ द मंथ है वहां तक दिया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आजकल सिनेरियो देखते हैं तो जो प्रोसेसिंग है, यानी डाटा करेक्शन है सैलरी का, वो 20, 21, 22 तारीख से चालू हो जाता है। फिर उसके बाद डाटा करेक्शन करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लाइव रन करते हैं, फिर जो भी डाटा है सैलरी का वो आईपीवी के साथ शेयर किया जाता है। फिर लास्ट डे में जो एक वो आरटीजीएस वगैरह करवाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है, काफी टाइम लगता है। काफी जो आईडीज रहती है उनमें काफी मिस्टेक भी आती है, बीच बीच में कई एरर आ जाती हैं, कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, काफी मतलब एक वो रहता है। तो मैंने किया था ये, तो काफी थोड़ी परेशानी आती है इसमें, लेकिन आजकल और स्मूथ होने लग गया है। तो चल लेते हैं पॉइंट नंबर 25 पर, 25। सर ये 3 एंडोर्समेंट करेगा तो उसका एक एग्जांपल सर दीजिए, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। 3 एंडोर्समेंट एग्जाम्पल किसको किसको क्या हाँ सर। जैसे कोई एक फर्म है, फर्म ने कोई काम किया, तो जो भी पोस्ट मास्टर है यदि उसको चेक देता है तो वो फर्म के नाम चेक देगा, मतलब हमारा एक एंडोर्समेंट हो गया उस पर चेक पर। ठीक है, फर्म उस चेक को बैंक के नाम देगा या बैंक में जमा करेगा कि आप मेरे पैसे को जमा कर दीजिए खाते में, तो दूसरा एंडोर्समेंट हो गया। और हम तीसरे एंडोर्समेंट की बात करते हैं कि जो भी उस चेक के पैसे को कलेक्ट करता है कि इस चेक के जो भी अमाउंट है किसी एजेंट को या किसी जो भी मैसेंजर है उसको दे दी जाए, तो तीसरा एंडोर्समेंट उस कंडीशन हो जाता है। पहला चेक उसको दिया, चेक लेकर कोई बैंकर का नाम हो जाएगा, दूसरा किस बैंक में इसको जमा, दूसरा एंडोर्समेंट हो गया। तीसरा एंडोर्समेंट जो भी कलेक्शन करेगा उस चेक का उसके नाम हो जाता है। ओके सर। इसके अलावा 25 है, नो क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट नॉट प्रिफर्ड विद इन 2 ईयर ऑफ देयर बिकमिंग ड्यू कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम द सर्कल अकाउंट ऑफिसर। यानी ऐसे बिल जिनको 2 ईयर से ज्यादा हो गया है या विद इन 2 ईयर वो बिकमिंग डेट से क्लेम नहीं किए गए हैं, तो उन बिलों को बिना किसी अथॉरिटी के, यानी सर्कल अकाउंट ऑफिस की बिना किसी अथॉरिटी के उनको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा या उनका पेमेंट नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच क्लेम नॉट एक्सीड ₹500 if presented within 3 years of their becoming due may be paid without pre-check by the circle account officer। लेकिन आगे ये दिया है कि यदि कोई बिल का अमाउंट ₹500 से कम है और उसको विद इन 2 ईयर उसकी बिकमिंग डेट से यानी ड्यू डेट से प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन 3 ईयर में, जैसे 2 ईयर कंप्लीट होते हैं लेकिन 3 ईयर में उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो बिना सर्कल अकाउंट ऑफिस के चेकिंग के उस अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी बात करते हैं, यदि अमाउंट 500 से ज्यादा है तो विदाउट प्री चेक ऑफ सर्कल अकाउंट ऑफिसर उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसके में जो पेमेंट्स है वो पेंशन, पे, अलाउंस ऑफ नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं। इसके अलावा द बिल फॉर क्लेम मोर देन 2 ईयर ओल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू प्री चेक बाय द सर्कल अकाउंट ऑफिसर एज रिक्वायर्ड अंडर रूल्स even if the net amount payable after adjustment of advance due etc is nil irrespective of whether they are payable in cash or book adjustment। यानी कोई बिल है और उसको 2 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया है उसकी ड्यू डेट से, तो उसका पेमेंट प्री चेक सर्कल अकाउंट ऑफिसर के बाद ही उसका पेमेंट किया जाएगा, जो कि रूल्स में है, जो भी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से उसका प्री चेक कराया जाएगा, ऑडिट कराया जाएगा, उसके बाद उसका पेमेंट किया जाएगा। इवन इफ भले ही द नेट अमाउंट पेबल आफ्टर एडजस्टमेंट एडवांस ड्यू एटसेट्रा निल,
भले ही जो नेट पेमेंट है उसका एडवांस को एडजस्ट करने के बाद भले ही वो नील है, यानी कोई पेमेंट नहीं करना है, फिर भी वह सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाना चाहिए, ऑथराइज किया जाना चाहिए, irrespective of whether they are payable in cash or book adjustment। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका पेमेंट कैश किया जाना है या फिर बुक एडजस्टमेंट से किया जाना है। द बिल्स फॉर क्लेम मोर देन 2 years old shall be subject to pre-check by the circle account officer। जो बिल्स हैं, यानी ये इसमें लगा था बिल फॉर क्लेम मोर देन, यानी जो भी बिल्स हैं 2 years से ज्यादा के ओल्ड हैं, तो उनका एग्जामिनेशन या प्री चेक सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद इनका पेमेंट किया जाना चाहिए। क्लेम्स ऑफ ऑफिशियल टू एरियर ऑफ पे एंड अलाउंसेज, increments or other dues which are not preferred within 2 years of their due shall not be investigated and authorized by circle account officer unless, यदि किसी ऑफिशियल्स का कोई क्लेम है पे एंड अलाउंस का, एरियर का, इंक्रीमेंट का या कोई अदर बिल का, और उनकी ड्यू डेट से विद इन 2 ईयर उसको उसके द्वारा क्लेम नहीं किया गया है, तो सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा उन बिलों को ना तो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ना ही ऑथराइज किया जाएगा, जब तक कि बशर्ते, यानी जब तक नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या करेंगे इसके लिए, इन द केस ऑफ क्लेम मोर देन 3 ईयर बट नॉट मोर देन 6 ईयर ओल्ड, यदि कोई क्लेम 3 ईयर से ज्यादा है और 6 ईयर से कम है, तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच क्लेम इज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो जो अप्रूवल है वह हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेने के बाद ही इसको ऑथेंटिकेट या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा ऐसे मामलों। इसके अलावा पॉइंट नंबर बी, इन द केस ऑफ क्लेम्स मोर देन 6 ईयर ओल्ड स्पेसिफिक अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच क्लेम इन रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर जनरल, यदि कोई क्लेम 6 ईयर से ज्यादा है, पुराने हैं, तो उनमें स्पेसिफिक जो अप्रूवल है इन्वेस्टिगेशन की वो डीजी से लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट भी दिया है, हेड ऑफ सर्किल ऑथराइज टू सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो हेड ऑफ सर्किल है इन्वेस्टिगेशन की सैंक्शन दे सकता है यदि कोई एरियर क्लेम विच आर मोर देन 6 ईयर ओल्ड, यदि कोई क्लेम 6 ईयर ओल्ड से ज्यादा है तो मतलब इन्वेस्टिगेशन की सैंक्शन दे सकता है, लेकिन इनको ऑथराइज करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो अप्रूवल है मोर देन 6 ईयर ओल्ड उनकी डीजी से लेनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर डी, ओटीए टीए क्लेम्स फेल ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, द क्लेम शैल स्टैंड फॉरफिटेड इफ नॉट। मेरा मतलब हेलो सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीजी में क्या फर्क हो गया सर? जिसमें पहले में लिखा है अभी, हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीजी में क्या फर्क हो गया? दोनों ये यही ऐसा रूलिंग में ऐसा ही दिया है, इसमें एक जगह हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा है, एक जगह डायरेक्टर जनरल लिखा है। तो हेड ऑफ द सर सर्कल जैसे है, दो ये कंडीशन नहीं दे दी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने। की सैंक्शन देंगे, मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने का अप्रूवल देंगे ऐसा? हाँ, एचओसी एचओडी, और उसको पेमेंट करने का अप्रूवल डीजी साहब देंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि इसमें दोनों चीज लिखी है, शैल नॉट बी इन्वेस्टिगेट एंड ऑथराइज बाय सर्कल अकाउंट ऑफिसर अनलेस, जब तक यदि मोर देन 3 इयर्स और 6 ईयर से कम है तो उनको इन्वेस्टिगेट और उनको ऑथराइज करने की जो अप्रूवल है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन में यदि मोर देन 6 ईयर ओल्ड है तो फिर डायरेक्टर जनरल के द्वारा ये दी जाती है। फिर दोनों ए बी condition- में Yes, सर मैं बोल रहा था, अगर मतलब फिर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है सर? अब ये तो अलग अलग पता नहीं क्यों लिखा है उसमें बुक में, मतलब जो अपने एफएचबी बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा सर, सिंपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ सर बीएमजी रहेगा। देखिए यहाँ जैसे- पर दो चीज है, जैसे हाँ स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सीपीएमजी या पीएमजी की बात हो रही है, लेकिन जैसे मोर देन 6 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है यदि कोई क्लेम 3 ईयर से ज्यादा है, 6 ईयर से कम है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होगा, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जो भी पीएमजी है या सीपीएमजी है उससे परमिशन ली जाएगी, और मोर देन 6 ईयर का मामला है तो फिर वो डीजी से ली जाएगी। इसके अलावा पीएमजी हेड ऑफ सर्किल होगा ना सर? पीएमजी भी हेड ऑफ सर्किल हो सकता है, सीपीएमजी भी हेड ऑफ सर्किल हो सकता है। इसमें क्लियर किया था सर आपने, यही है सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीएमजी। क्या इसमें ऐसा मान के चलने भी पीएमजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डेफिनेशन में बताया था सर आपने। नहीं, डेफिनेशन में हेड पीएमजी हमने बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन ये जो रूलिंग्स है ना ये 1968 की है, 1968 की है। आई थिंक दैट टाइम विल बी पीएमजी ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मे बी। आजकल तो लेकिन सीपीएमजी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो इस कंडीशन में ये दोनों चीजें दी हुई है, थोड़ी पुरानी रूलिंग है, लेकिन यदि किसी के पास नई एफएचबी अवेलेबल है क्या आप लोगों के पास?
Anyone have the new FHP volume part first? किसी ऑफिस में आई हो किसी के में? 2020 की है, 2020 की। नहीं न्यू वाली जो जनवरी 2021 मतलब 2022 में अभी रिलीज हुई है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी वो आई कहाँ है मार्केट में? मार्केट में नहीं, जैसे किसी ऑफिस में सप्लाई हुई हो गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, ऑफिस में तब ना आएगी सर जब उसको रिलीज करके पीएचडी को भेजा जाएगा। अभी केवल उसका डाक भवन में विमोचन हुआ है, केवल आया नहीं अभी। ना अभी बस अधिकारी लोग केवल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक तो देख लेते हैं, पॉइंट नंबर डी देख लेते हैं। ओटीए टीए क्लेम्स फेल ड्यू ऑन फर्स्ट द फॉलोइंग मंथ, यानी जो भी टीए क्लेम होते हैं, ओटीए क्लेम होते हैं, वो अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू हो जाते हैं। द क्लेम शैल स्टैंड फॉरफिटेड इफ नॉट सबमिटेड विद इन 1 ईयर द ड्यू डेट। यदि क्लेम को विद इन 1 ईयर ड्यू डेट से सबमिट नहीं किया जाता है जो भी क्लेमेंट है उसके द्वारा, तो ये फॉरफिट माना जाता है। इसके अलावा ड्यू डेट ऑफ एलडीसी क्लेम है इन केस ऑफ एडवांस ड्रॉन विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट, इन केस एडवांस नॉट ड्रॉन विद इन 60 डेज ऑफ द ड्यू डेट। इसके अलावा रूल 28, old claims the connected record of which have been destroyed in circle account office and which cannot be verified by circle account office may be paid if the sanctioned by the government। यानी कोई ओल्ड क्लेम है जिससे संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा और वो है वहां पर अवेलेबल नहीं है, इस कारण जो भी क्लेम है उसको वेरीफाई नहीं किया सकता सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा, तो उस कंडीशन में उसकी सेंशन गवर्नमेंट से ली जाएगी, तब उसका पेमेंट सर्कल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। Point number 1, in case of bill drawn by sub and branch postmaster, the head of classification should be recorded by the head postmaster। जब भी किस बिल का पेमेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के द्वारा किया जाएगा या फिर सब पोस्टमास्टर के द्वारा किया जाएगा, तो हेड का क्लासिफिकेशन हमेशा हेड पोस्टमास्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी उसके द्वारा उसमें हेड लिखा जाएगा। लेकिन आज जीएल कोड है तो आई थिंक देयर इज नो इशू, वो एक सब ऑफिस में भी एक पार्टिकुलर जीएल कोड में जो भी पेमेंट है वो डालते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, चार्जेस अगेंस्ट 2 और मोर हेड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वन बिल। यदि कोई चार्जेस हैं 2 या 2 से अधिक हेड्स के, तो उनको एक बिल में शामिल नहीं करना चाहिए। यानी कोई ओसी का एक्सपेंडिचर है, कोई ओई का है, तो उसको एक बिल में नहीं ले जाना चाहिए, उसके लिए अलग अलग बिल होनी चाहिए। इन पे बिल एंड अदर बिल इफ एनी करेक्शन बी नेसेसरी इन द करेक्ट शुड बी कैंसल्ड, इनकरेक्ट शुड बी कैंसल्ड नीटली इन रेडिंग एंड करेक्ट एंट्री इंसर्टेड। यदि कोई बिल है, पे बिल है या कोई अदर बिल है और उसमें करेक्शन आवश्यक है, नेसेसरी है, तो इनकरेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए और नीटली इन रेडिंग से उसको कैंसिल कर देना चाहिए एंड करेक्ट एंट्री इंसर्टेड, और नई जो एंट्री है या सही एंट्री है वो इंसर्ट कर देनी आफ्टर पेमेंट। यानी होता तब तक वो बिल रहता है, जैसे पेमेंट होता है तो वाउचर बन जाता है। बीपी कवर विद इनवॉइस मे बी ट्रीटेड एज ए वाउचर। जो बीपी कवर भी एज ए वाउचर ट्रीट किया जाता है यदि बीपी बढ़ जाती है, तो यानी डिलीवर हो जाती है। इसके बाद है द फॉलोइंग चेक शुड एंटर ऑन by a disbursing officer dealing with present at for payment। बोलिए सर 27 का डी पॉइंट सर, बोलिए 27 का डी पॉइंट। The claim shall be stand forfeited if not submitted within 1 year the due date। सर ये 1 ईयर है या 60 डेज है सर? 1 ईयर है। 1 ईयर। यदि आप अपने आप टीए बिल 60 डेज है ना, वो तो एक लिमिट है कि आप अब तक इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जो लिमिट है 1 ईयर की, 60 डेज के बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप आफ्टर एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस पर निर्भर करेगा कि वो आपका पास करे नहीं करे, लेकिन आपके द्वारा विद इन 1 ईयर नहीं किया जाता है तो आपकी तरफ से फॉरफिटेड माना जाता है कि आप उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हो उसको पास कराने में, उसका पेमेंट लेने में। सर बुक में सर नहीं सर 2 मंथ के बाद नहीं करते हैं सर, डिवीजन वाले 2 मंथ के बाद मना कर देते हैं। नहीं कर देते हैं, उसमें 2 कंडीशन सर शायद रिवाइज हो गया है, 2 मंथ का ही हो गया है। नहीं वो चीज नहीं, आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बिल्कुल 2 मंथ है, मुझे पता है। यदि आप एडवांस ड्रॉ नहीं करते हो तो 2 मंथ ही आपका बिल सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो, लेकिन दूसरी कंडीशन समझिए कि आप अपना बिल 2 मंथ के बाद सबमिट कर सकते हैं, पास करना नहीं करना उसकी जिम्मेदारी है कंट्रोलिंग ऑफिसर की, ठीक है ना। लेकिन यदि आप विद इन 1 ईयर आपका टीए बिल ओटीए बिल आप सबमिट नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आपकी तरफ से आपका बिल फॉरफिटेड हो चुका है, यानी आप उसको क्लेम लेने में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। उस चीज को समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल 60 डेज सही है, एक लिमिट है 60 डेज है, लेकिन विद इन 1 ईयर आप नहीं करते हो तो वो आपकी तरफ से फॉरफिटेड माना जाता है उसको, या फिर आपकी तरफ से उसको रिलिंक्विश्ड माना जाता है, आपकी तरफ से त्यागा हुआ माना जाता है कि हम नहीं लेना चाहते हो आप। समझो 6 महीने के पहले जो 2 महीने का जो टेबल भेजे थे डीओ को, जो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो भेजे थे, मैं इसलिए जो रिजेक्ट किया डीओ से, जो उस टाइम में जो हम क्या करने का। हाँ सर
रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कोई सर्कमस्टांसेज है आपकी कि सर मैं इसलिए नहीं सबमिट कर पाया, मेरी दिक्कत थी ये, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसमें, तो पास भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो सकता है, लेकिन 1 ईयर वाला आपका पास नहीं होगा। हम खुद रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर? हाँ, रिक्वेस्ट करिए सर, मेरी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी तो मैं नहीं सबमिट कर पाया, आप पास हो सकता है। तो 37 है द ऐसे जो फॉलोइंग मैंडेटरी नहीं है ना? हाँ, नहीं फॉलोइंग चेक शुड इंटर आलिया बी अडॉप्टेड बाय डिस्बर्सिंग ऑफिसर इन रिलेशन विद प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कोई भी यदि बिल पेमेंट के लिए प्रेजेंट होता है तो जो एक डिस्बर्समेंट ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी रहती है, क्या ड्यूटीज रहती है, इसके बारे में बताया। दैट द बिल हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर प्रिस्क्राइब इन रूल 35। इन रूल 35 में बिल कैसे बनाना है ये सारी चीजें दी हुई थी, तो उसके अनुसार बिल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दैट द क्लेम इज एडमिसिबल, क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए। द अथॉरिटी गुड, अथॉरिटी है जिसने साइन किया वो सही होनी चाहिए। द सिग्नेचर एंड काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए वेयर नेसेसरी, जहां पर आवश्यक है। जेन्युइन एंड इन ऑर्डर एंड रिसीप्ट, इसके अलावा उस पर ऑर्डर भी होने चाहिए। द रिसिप्ट ए लीगल क्विटेंस, और एक जो भी एक लीगल क्विटेंस है वो भी उस पर होना चाहिए। इसके अलावा जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है तभी उसको पेमेंट किया जाना चाहिए। दैट द अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन ऑन द बिल आर एक्यूरेट, और जो भी गणतीय गणना है वो भी उसमें सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डिस्बर्सिंग ऑफिसर के साथ देखी जाएंगी। पॉइंट नंबर 45, एवरी वाउचर मस्ट बियर ए पे ऑर्डर एंड इंडिकेट मोड ऑफ पेमेंट। प्रत्येक वाउचर पर पेमेंट पे ऑर्डर होना चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट लिखा जाना चाहिए, जैसे वेदर इन कैश और बाय चेक और बाय बैंक डीडी एंड बैंक ड्राफ्ट, गवर्नमेंट ड्राफ्ट, साइंड और इनिशिएटेड बाय रेस्पॉन्सिबल डिस्बर्सिंग ऑफिसर। यानी जो रेस्पॉन्सिबल डिस्बर्सिंग ऑफिसर उसके द्वारा साइन किए होने चाहिए। स्पेसिफाइंग द अमाउंट पेबल बोथ बर्ड एंड फिगर, जो भी अमाउंट पे किया जाना है वो दोनों फिगर्स यानी बर्ड एंड फिगर में लिखा हो जाना चाहिए। ऑल पे ऑर्डर मस्ट बी साइंड बाय हैंड एंड इन इंक, और सारे जो पे ऑर्डर्स हैं वो एक हैंड और इंक के द्वारा, यानी एक हैंड में मतलब ऐसा नहीं कोई आपने सील बनवा ली हो उससे पे ऑर्डर कर दें, आपको एक रनिंग साइन करके इंक से तब पे ऑर्डर करने हैं, उसके बाद ही पेमेंट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट डिसीजन है। ऑल पे एंड अलाउंस एंड deduction rounded off less than 50 paisa and ignore more than 50 paisa rounded up to next rupees whole rupees. In case of TA bill, the rounding shall be done only at the last stage and not in respect of each item. यानी जो भी यदि TA bill है तो प्रत्येक स्टेज को हमेशा राउंडेड ऑफ नहीं करना चाहिए। लास्ट स्टेज में जो भी यदि कुछ पैसे में अमाउंट आता है तो उसको लास्ट स्टेज पर ही राउंडेड ऑफ करना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडवांस टू एम्प्लॉय विच इज कंप्यूटेड एज ए परसेंटेज ऑफ बेस अमाउंट एंड इज रिकवरी इज अफेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट शैल बी मेड इन होल रुपीज। जो भी एडवांस है उस पर जो भी उसकी इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा होल रुपीज में होनी चाहिए, यानी जो जिसकी रिकवरी की जानी है वो होल रुपीज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर डी, एमोलमेंट फिक्स्ड बाय लॉ इन एनी केस, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेंशन, रिलीफ ऑन पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन वैल्यू पेंशन शैल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट रुपीज। यानी यदि कोई पे या एमोलमेंट लॉ के द्वारा फिक्स किए जाने हैं, पेमेंट यदि कोई पेंशन का है, रिलीफ है, डेथ ग्रेच्युटी है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन पेंशन है, तो उसको हमेशा नेक्स्ट हायर रुपीज में राउंडेड ऑफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा है 52, लॉसेज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। रिपोर्ट ऑफ लॉसेज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शुड बी सबमिटेड टू अकाउंट ऑफिस एनुअली ऑन द 15th May एवरी ईयर ईच ईयर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। यदि किसी प्रकार के कोई लॉस होते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के तो जो भी अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिस है, उसको सबमिट करनी चाहिए एवरी ईयर 15th May को, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है उसकी सारी डिटेल प्रिस्क्राइब फॉर्म में और अकाउंट ऑफिसर को भेजनी चाहिए। 53, डिफाल्केशन एंड लॉसेस, गबन और नुकसान है इसमें, हानियां हैं। द हेड ऑफ ऑफिस वेयर द डिफाल्केशन एंड लॉस हैज occurred shall ensure that the case are properly pursued and investigated by authorities concerned। हेड ऑफ ऑफिस जहां पर डिफाल्केशन या लॉस हुआ है तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए हेड ऑफ ऑफिस को कि जो केस है उसको अच्छी तरह से परस्यू किया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया है जो भी अथॉरिटी कंसर्न है उनके द्वारा। इन केस ऑफ लॉस और शॉर्टेज रिवीलिंग डिफिशियंसी, यदि शॉर्ट और लॉस में किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी रिवील होती है, प्रकट होती है, इनसफिशियंसी होती है, डिफेक्ट इन द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, या जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है किसी चीज को रेगुलेट करने का उसमें कोई कमी होती है, डिफेक्ट है, प्रॉपर अमेंडमेंट टू प्रोसीजर शुड बी सजेस्टेड प्रॉम्प्टली फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो जो भी अमेंडमेंट आवश्यक है उस प्रोसीजर में तो उसको सजेस्ट करना चाहिए प्रॉम्प्टली कंसिडरेशन करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं उनके लिए। पॉइंट नंबर 3, केस कंसर्निंग सर्विसेज इरेगुलरिटीज सीरियस non observance of prescribed procedure should be brought to the notice of the secretary through the respective head of circle। यदि केस सर्विस इरेगुलरिटी से संबंधित है या पर वहां पर जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसका पालन नहीं किया गया है, उसका एक गंभीरता से पालन नहीं किया गया है, तो उक्त मामले को सेक्रेटरी के नोटिस में लाना चाहिए थ्रू द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ सर्कल के माध्यम से। इसके अलावा हेड ऑफ ऑफिस वेयर द डिफाल्केशन लॉस हैव अक्रूड आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट
टू ऑडिट ऑफिसर। यदि कोई हेड ऑफ ऑफिस है जहां पर किसी प्रकार का कोई डिफॉल्केशन लॉस का मामला एक्यूट हुआ है, प्रकट हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट ऑडिट ऑफिसर को की जानी चाहिए, यानी अकाउंट ऑफिसर को की जानी चाहिए। Petty cases where no loss not exceed rupees 10,000 need not to report to audit officer, accounting authority concerned. Petty loss है up to 10,000 तक, तो यदि इस प्रकार के कोई लॉस होते हैं तो इस प्रकार की मतलब इन मामलों की जो रिपोर्ट्स है वो ऑडिट ऑफिसर को, जो भी अकाउंटिंग अथॉरिटी कंसर्न है उसको नहीं करनी चाहिए, यानी करने की आवश्यकता। सॉरी सर, यस सर ये FH में सर इसमें दिया हुआ 2,000 रुपया दिया हुआ है, ये 2,000 से ज्यादा रिपोर्ट नहीं करना है। बढ़ गया है, इसमें मेरे पास 2020 एडिशन का है सर FH भी। अरे ये स्वामी भी सही सामने नहीं लगा, ये अपडेट नहीं करता है काफी चीजों को। आप मेरे पास 2022 की वो है, मेरे पास हैंडबुक, काफी चीजें अपडेट नहीं है। तो इसमें सर अगर एग्जाम में तो इसी को रेफर करेगा ना सर? क्यों करेगा रेफर? जो गलत है तो गलत को कैसे रेफर करेगा? जो चीज डिपार्टमेंट ने कोई नई चीज अपडेट कर दी है तो उसको नहीं करेगा, वो इस बुक को करेगा। ये प्राइवेट पब्लिशर है, इसकी बुक को क्यों करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो ऑथराइज जो ऑर्डर्स हैं उनको रेफर किया जाएगा। आगे देखते हैं, लॉस ऑफ डिफिशियंसी कंसर्निंग बिल्डिंग, लैंड, स्टोर एंड इक्विपमेंट नीड नॉट रिकॉर्डेड इन सेपरेट हेड इन द अकाउंट। यदि कोई लॉस हुआ है या कोई डिफिशियंसी हुई है किसी प्रकार की बिल्डिंग या कोई लैंड या स्टोर या इक्विपमेंट की, तो उसको किसी सेपरेट हेड में अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। दिस शुड बी राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ किया जाना चाहिए। इफ एनी ट्रांजैक्शन अंडर दीज कैटेगरीज रिकॉर्डेड अंडर ए सस्पेंस हेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। इस प्रकार का यदि कोई ट्रांजैक्शन एक्यूर होता है तो उसको हमेशा सस्पेंस हेड में रिकॉर्ड करना चाहिए या उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए। इसके अलावा मनी और स्टैम्प्स लॉस्ट और स्टोलन फ्रॉम द कैश बैलेंस, रेमिटेंस इन ट्रांजिट और द परमानेंट एडवांस शुड बी चार्ज इन द अकाउंट इमीडिएटली द लॉस और डिफॉल्केशन इज डिस्कवर्ड। यानी यदि कोई मनी या स्टैम्प लॉस्ट हो जाए, स्टोलन हो जाता है या ट्रांजिट में स्टोल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसको हमेशा लॉस और डिफॉल्केशन डिस्कवर जो हेड है उसमें लेना चाहिए। गवर्नमेंट डिसीजन से इन पोस्ट ऑफिस डिफॉल्केशन ऑफ लॉसेस शुड बी चार्ज इन द शेड्यूल ऑफ यूसीपी एंड रिकवरीज ऑफ लॉसेस शुड बी क्रेडिटेड इन द शेड्यूल ऑफ यूसीआर। जब भी कोई लॉस होता है किसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस में तो उस अकाउंट बैलेंस को या डीटीआर को बराबर करने के लिए जो भी अमाउंट का डिफॉल्केशन हुआ है उसको हम यूसीपी में चार्ज कर देते हैं, जिससे हमारा जो डेली अकाउंट है बराबर हो जाता है। और कोई भी यदि रिकवरी होती है तो उसको हमेशा हम यूसीआर में जमा करते जाते हैं। इसके अलावा द एक्सेप्टेंस ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स और नोट्स शैल बी रिगार्डेड एज लॉस ऑफ कैश। यदि कोई फटे हुए नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, तो उनको लॉस ऑफ कैश माना जाता है या उसमें चार्ज किए जाते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू सस्पेक्टेड फायर थेफ्ट फ्रॉड अबव ₹50,000 शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। यदि कोई मटेरियल का लॉस हुआ है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है किसी सस्पेक्टेड फायर के द्वारा, थेफ्ट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, और उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को की जानी चाहिए। लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, कम्युनिकेशन और अदर वर्क कॉज्ड बाय फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर नेचुरल कॉज शुड बी रिपोर्टेड टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। तो इस प्रकार का यदि कोई नुकसान हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो ये सारी रिपोर्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट को या फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को की जानी चाहिए। 69 a register of destruction of record and ACG 91 should be maintained in each office and preserved permanently। जो भी रिकॉर्ड होता है उसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका रजिस्टर ACG 91 होता है और ये प्रत्येक ऑफिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसका जो प्रिजर्वेशन पीरियड है वो परमानेंटली है, यानी इसको हमेशा परमानेंटली रखा जाएगा। इसके अलावा electoral constituents of GFR इतने TS submission time change from 1 year to 60 days, वाइड ऑर्डर इतने 2018। इसको शेयर करना क्या ऑर्डर है, यदि ऐसे ऑर्डर है तो बताइए। 60 डेज हो गया तो हम चेंज कर लेंगे। इसके अलावा पढ़ते हैं रूल नंबर 71, डिपार्टमेंटल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड अंडर वेरियस मेजर हेड्स व्हिच आर सिचुएबली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड सो एज टू शो द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड अंडर देम। यानी जो भी डिपार्टमेंट का रिसीप्ट है या एक्सपेंडिचर है तो उनको वेरियस मेजर हेड में रिकॉर्ड किया जाता है और इसके अलावा जो भी सिचुएबली उनको डिवाइड किया जाता है या सब डिवाइड किया जाता है, यानी मेजर हेड है उसके अलावा सब मेजर हेड है उनमें उनको रिकॉर्ड किया जाता है और किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से उसको उससे संबंधित या कंसर्न हेड में या कंसर्न जीआर कोड में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी रेवेन्यू जब हम रिसीप्ट होता है पैसा प्राप्त होता है, सेक्टर बी में इसको लिया गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी ऐसा रेवेन्यू जिस पर कोई टैक्स पेबल नहीं है, तो उसके बारे में है। मेजर हेड्स है 0049 इंटरेस्ट रिसीव, यदि कोई इंटरेस्ट रिसीव होती है तो 0049 में उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे रिसीव साइड में। और 60 की बात करते हैं तो अदर इंटरेस्ट रिसीव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई
कोई लोन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उस पर कोई रिसीप्ट प्राप्त हो रही है तो उसको हम 60 में करेंगे। इसके अलावा सेक्टर बी नॉन टैक्स रेवेन्यू है यहाँ पर। इसके अलावा मेजर हेड्स हैं 1201 है पोस्टल रिसीप्ट, यदि किसी प्रकार का कोई रस्टी बुक हो रही है या कोई मनी ऑर्डर कमीशन आ रहा है तो ये सारी चीज़ें इसमें अकाउंट फुल की जाएंगी। इसके अलावा मेजर हेड है 1225 टेलीकम्युनिकेशन रिसीप्ट, यदि टेलीकम्युनिकेशन में कुछ रिसीप्ट हो रहा है तो इसमें अकाउंट फुल किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम रेवेन्यू, यानी जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से होता है उसके होता है। सेक्टर तो जो हेड्स जो अभी सर एक सेकंड, अभी जो हेड्स जो बताया ना, जो पुराना का है क्या अभी रनिंग में है सर? वो तो पुराना है, पुराने हैं ये वाले, लेकिन एफएच में अभी ये हैं अपडेट नहीं हुए तो इनको आए थे 2019 में, तो यही आपको याद रखने फिलहाल। इनको यदि हम तो जो एक जेल कोड की लिस्ट है 15-20 हज़ार की, तो उसमें हम डालकर कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं इसमें। तो एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं हम। सेक्टर ए में जनरल सर्विसेज, यानी कोई जनरल सर्विसेज है तो उसमें लिया है। मेजर हेड है 2049 इंटरेस्ट पेमेंट, यदि कोई हमने लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की जानी है तो इस हेड में की जाएगी। और 03 इंटरेस्ट ऑन सेविंग, स्मॉल सेविंग, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा, यदि पोस्ट ऑफिस में सेविंग फंड है या प्रोविडेंट फंड है, जो भी इंटरेस्ट पेड की जाती है वो इस हेड में ली जाएंगी, यानी 03 में। और 06 में इंटरेस्ट ऑन अदर ऑब्लिगेशंस। इसके अलावा यदि कोई और बाध्यता है, किसी प्रकार की और लायबिलिटीज हैं, तो उन पर जो इंटरेस्ट है वो 06 में पेड की जाएगी। इसके अलावा सेक्टर ए है जनरल सर्विस में ही, मेजर हेड है 2016 ऑडिट का है। इसके अलावा सेक्टर सी है इकोनॉमिक सर्विसेज है और मेजर हेड 3201 है पोस्टल सर्विसेज, यानी इसमें सारे जो भी पेमेंट होते हैं, सैलरी का पेमेंट होता है या कोई पेमेंट होता है, इस पोस्टल सर्विसेज में वो अकाउंट फॉर किया जाता है। इसके अलावा 3225 टेलीकॉम ऑफ सर्विसेज, इसमें टेलीकॉम सर्विसेज होती है। 3230 डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू, यानी इसमें कोई डिविडेंड होता होगा जनरल रेवेन्यू का, वो पेमेंट किया जाना होगा गवर्नमेंट के लिए। 3231 एप्रोप्रिएशन फ्रॉम पोस्ट एंड टेलीग्राफ सरप्लस, यानी जो भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सरप्लस है उस फंड को इस हेड में मतलब लिया जाता है, या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो लेती होगी। इसके अलावा 3232 रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू, यदि जनरल रेवेन्यू से कोई लोन लिया गया है तो उसका रीपेमेंट इस हेड में किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में ये हेड पूछे जाएंगे। हाँ, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका 3232 किससे संबंधित है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, मतलब ये पूछे जाएंगे कि अभी सेप का कुछ जेल कोड है वो पूछा जाएगा। अभी तो यही पूछे जाएंगे। तो साहब ये जो मतलब जो आपकी एफएच में नहीं है ना, वो तो 2022 में रिलीज हुई है, तो ये आपके यही पूछे जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके सर। हाँ, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेक्टर सी है कैपिटल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी इसमें बड़े खर्चे किए जाते हैं। तो 5201 है कैपिटल आउटप्ले ऑन पोस्टल सर्विसेज और 5225 है कैपिटल आउटप्ले ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर द मेजर हेड 5201 5225 कैपिटल आउटप्ले, यानी जो भी लार्ज अमाउंट एक्सपेंडिचर है, कोई प्लांट एस्टैब्लिश करना है या कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, तो इसका अमाउंट इन जो हेड्स हैं कैपिटल आउटप्ले ऑन पोस्टल सर्विसेज में किया जाएगा, यदि पोस्टल के लिए कोई ऐसा प्लांट परचेज किया जा रहा है या एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और टेलीकम्युनिकेशन के लिए है तो 5225 में किया जाएगा। इसके अलावा 78 ईच हेड ऑफिस, यानी प्रत्येक एचपीओ सबमिट ए मंथली कैश अकाउंट। तो मंथली कैश अकाउंट आपका 78 रूल में है, यदि आप डब्ल्यू एग्जाम देते हो तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो ईच हेड पोस्ट ऑफिस एंड एचपीओ सबमिट ए मंथली कैश अकाउंट टू द सर्किल अकाउंट ऑफिस विद ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द हेड ऑफिस इटसेल्फ एंड ऑल सबऑर्डिनेट टू इट। तो जो हेड पोस्ट ऑफिस है वो प्रत्येक महीने में ये कैश अकाउंट भेजता है और उसमें उसके सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं रिसीप्ट पेमेंट के या रिसीप्ट एक्सपेंडिचर के, और इसके अलावा जो भी उसकी सबऑर्डिनेट ऑफिस है उनके ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा 79 हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी एचआरओ सबमिट्स ए बाई मंथली ट्वाइस ए मंथ कैश अकाउंट टू द सर्किल अकाउंट ऑफिस विद द अमाउंट ड्रॉन बाय इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस फॉर डिस्बर्समेंट आर शोन इन रिसीप्ट साइड एंड अमाउंट डिस्बर्स्ड आर शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। तो एक जो एचआरओ होता है एक आरएमएस में, उसके द्वारा जो मंथली अकाउंट है वो एक बार में यानी एक महीने में 2 बार बाई मंथली सबमिट किया जाता है और सर्किल अकाउंट ऑफिसर के लिए किया जाएगा। और जो भी अमाउंट ड्रॉ किया जाता है पोस्ट ऑफिस से, मतलब एक आरएमएस में तो इनकम होती नहीं है किसी प्रकार की, जो भी पेमेंट करने होते हैं सारा का सारा पोस्ट ऑफिस से पैसा उनको लेना पड़ता है। तो जो भी पैसा वो ड्रॉ करते हैं यानी पैसा लेते हैं वो रिसीप्ट साइड में लिया जाता है उनके द्वारा, और जो भी उनके बिल पेमेंट है वो उनके पेमेंट साइड में दिखाए जाते हैं, यानी एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। तो फिर बराबर हो जाता है, जितना बिल पेमेंट करने हैं उतना ही वो पैसा वहां से रिसीव करते हैं, तो दोनों का बराबर हो जाता है, रिसीव्ड पेमेंट साइड बराबर हो जाती है। इसके अलावा 82 है स्टैम्प्स रिसीव फ्रॉम सीएसडी कंसर्न द हेड पोस्ट ऑफिस विल क्रेडिट द फेस वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी रिसीव्ड फ्रॉम सीएसडी अंडर सेपरेट हेड टू बी ओपन ऑन द रिसीव्ड साइड। यानी जो भी स्टैम्प्स रिसीव होते हैं सीएसडी से, तो प्रत्येक हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो रिसीव साइड में वो हेड पोस्ट ऑफिस समरी में लिए जाते हैं या हेड ऑफिस समरी में लिए जाते हैं, हेड ऑफिस कैश बुक में लिए जाते हैं, एज वेल एज द कैश अकाउंट ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस विद द नोमेनक्लेचर रिसीव्ड फ्रॉम स्टैम्प। तो उसमें जो भी स्टैम्प रिसीव होते हैं तो रिसीव साइड में
हेड ऑफिस समरी इन एचओ समरी, हेड ऑफिस कैश बुक और कैश अकाउंट ऑफ एचओ में वो हिसाब में लिए जाते हैं। इसके अलावा उनका जो नामकरण है वो रिसीव फ्रॉम स्टैम्प डिपो उसमें लिया जाता है, यानी इस हेड लिख देते हैं, ये केवल रिसीव फ्रॉम स्टैम्प डिपो। तो रिलेशन विद ऑडिट है इसके बाद। तो रिलेशन ऑडिट के साथ कैसा होना चाहिए, जो भी ऑडिट ऑफिसर है उसके साथ कैसा होना चाहिए, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो उसमें प्रॉम्प्टली हमें उसका रेस्पॉन्स देना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो ऑडिट का रिलेशन 84 में है, आपको ध्यान रखना है, आपके डब्ल्यू में एग्जाम पूछा जा सकता है इसके लिए यदि आप देना चाहते हो, और यहाँ पर रूलिंग पूछी नहीं जाती है आईपीओ में। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अटेंड प्रॉम्प्टली टू ऑल ऑब्जेक्शंस ऑर्डर्स कम्युनिकेट टू हिम बाय ऑडिट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर, यानी प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिसर को जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको प्रॉम्प्टली अटेंड करना चाहिए जो उसको कम्युनिकेट किए गए हैं ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के द्वारा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हुम ए रिकवरी इज ऑर्डर्ड, यानी यदि ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके अगेंस्ट कोई रिकवरी के ऑर्डर हुए हैं या जिसके लिए रिकवरी के ऑर्डर हुए हैं, इज ट्रांसफर टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर डिस्बर्सिंग ऑफिसर, और उसका ट्रांसफर दूसरे डिस्बर्सिंग ऑफिसर के अंडर में हो जाता है, जुडिक्शन में हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिकवरी शुड बी पास टू दैट ऑफिसर, तो जो रिकवरी का ऑर्डर है उस ऑफिसर को भेज देने चाहिए, उस ऑफिसर को पास कर देने चाहिए, यानी उसके पास भेज देंगे तो वो रिकवरी करेगा, कहने का मतलब यहाँ पर उसको पास कर दें, पास करने का मतलब यहाँ पर भेज देते हैं दूसरे ऑफिसर डिस्बर्सिंग ऑफिसर। रिकवरी में नॉट ऑर्डिनरी बी मेड एट ए रेट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ पे, जब भी कोई रिकवरी होती है ऑडिट की तो रिकवरी उसकी पे की 1/3 से ज़्यादा नहीं की जाएगी। और ACG 60 रजिस्टर ऑफ रिट्रेंचमेंट ऑर्डर का एक रजिस्टर होता है, छठवीं एक रजिस्टर होता है जो मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा है 92 द ऑब्जेक्शंस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट ऑफिस इन डुप्लीकेट बोथ द कॉपीज पेंसिल ड्राफ्ट और कार्बनाइज्ड कॉपी बीइंग सेंट टू डिस्बर्सिंग ऑफिसर और द बराबर नहीं आ रही। चलो वॉइस विजुअल है ना? जी विजुअल है। जी सर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट है वो डुप्लीकेट में प्रिपेयर किया जाता है, और एक पेंसिल ड्राफ्ट कॉपी होती है और एक अपनी कॉपी होती है कार्बनाइज्ड कॉपी। इसके अलावा एक कॉपी होती है पेंसिल कॉपी, एक पेंसिल ड्राफ्ट हो गई, एक पेंसिल कॉपी होती है। तो पेंसिल जो कॉपी होती है और एक कार्बनाइज्ड कॉपी होती है वो डिस्बर्सिंग जो ऑफिसर है उसको भेजी जाती है, और ड्राफ्ट कॉपी शुड बी रिटेन इन द ऑफिस रिकॉर्ड, और जो ड्राफ्ट कॉपी ऑफिस रिकॉर्ड रखी जाती है, व्हाइल द कार्बनाइज्ड कॉपी शुड बी रिटर्न टू द अकाउंट ऑफिस विद रिप्लाई नीटली रिटन इन अगेंस्ट ईच आइटम ऑब्जेक्शन, यानी जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए हैं तो उस पर जो हेड ऑफिस है यदि उन आइटम को वो रेक्टिफाई करके भेजता है या रिकवरी करके भेजता है, तो जो कॉपी अपने पास है ड्राफ्ट कॉपी, तो प्रत्येक ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट इंक से उसको लिख दिया जाता है कि ऑब्जेक्शन सेटल्ड या नॉट सेटल्ड। कॉपीज ऑफ दीज रिप्लाई शुड बी केप्ट इन पेंसिल कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और जो पेंसिल जो कॉपी है अपने पास रखी है उस कॉपी के साथ जो भी वापस कॉपी आई है उसको फ्यूचर रेफरेंस के रिप्लाई के लिए या फिर जब भी कोई रिकॉर्ड देखा जाएगा उसके लिए उसके साथ उसको नथी कर दी जाता है, रख दिया जाता है। 93 if disbursing officer or head of office are dilatory in returning objection statement, यदि कोई डिस्बर्सिंग ऑफिसर है या कोई हेड ऑफिस है और वो डायलेटरी यानी एक मतलब डायलेटरी टैक्टिस अपनाता है ऑब्जेक्शंस को रिटर्न करने में या देने में ऑब्जेक्शंस को स्टेटमेंट्स को, और इन सेटलिंग ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन को सेटल करने में वो डायलेटरी टैक्टिस अपनाता है, द मैटर विल बी रिपोर्टेड टू ऑर्डर ऑफिसर अकाउंट ऑफिस टू द हेड ऑफ सर्किल कंसर्न, तो उक्त मामले की रिपोर्ट ऑडिट ऑफिसर के द्वारा हेड ऑफ सर्किल को की जाएगी। इन द केस ऑफ एन ऑफिसर हैबिचुअली डिले द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट ए स्पेशल रिपोर्ट विल बी मेड टू द डीजी एंड डायरेक्टर जनरल, यदि कोई ऑफिसर हैबिचुअली इन आदतन जो भी स्टेटमेंट है उनको डिले करता है तो इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को भेजी जानी चाहिए। 197 द ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट विल बी इशूड इन 3 पार्ट विच पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमेशा 3 पार्ट में इशू की जाती है। इसके अलावा है पोस्ट मास्टर ऑफ सब पोस्ट ऑफिस आएगा, आर गलत है, पोस्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस शुड नॉट एड्रेस द सर्किल अकाउंट ऑफिसर बट थ्रू द डीएच और द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू विच आर सबऑर्डिनेट, यानी जो भी पोस्ट मास्टर है सब पोस्ट ऑफिस का या फिर ब्रांच पोस्ट ऑफिस का, तो किसी भी मामले में सर्किल अकाउंट ऑफिसर को एड्रेस नहीं करेगा, यानी कोई चिट्ठी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। यदि कोई मामला है तो थ्रू डिविजनल हेड या पोस्ट मास्टर ऑफ एचपीओ जिसका वो सबऑर्डिनेट है उसके थ्रू वो
कम्युनिकेशन कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। इसके अलावा है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज पर्सनल रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट मनी which passes through his hands and for prompt record of receipt and payment in the prescribed account as well as for the correctness of the account every respect। यानी जो प्रत्येक गवर्नमेंट है सर्वेंट है वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होता है कि और ऑल गवर्नमेंट मनी या गवर्नमेंट सर्वेंट है गलत सर्वेंट जो भी और गवर्नमेंट मनी है जो कि उसके हैंड से होकर पास होती है तो उसको रिसीप्ट करना चाहिए। नहीं रिसीप्ट यदि प्राप्त हो रही है तो उसको रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में उसको प्रिस्क्राइब जो भी अकाउंट है उसमें उसको उसने रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके अलावा वो है करेक्ट होनी चाहिए और जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है, अकाउंट का मतलब जो भी जीएल कोड है जो उसमें उसको अकाउंट फॉर किया जाना चाहिए। द प्राइवेट कैश और अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑन नो अकाउंट बी मिक्स अप विद द पब्लिक कैश और अकाउंट। यदि कोई प्राइवेट कैश है या कोई गवर्नमेंट अकाउंट है या कोई उसका मतलब ऐसा कह सकते हैं प्राइवेट कैश को गवर्नमेंट कैश के साथ या गवर्नमेंट अकाउंट के साथ किसी प्रकार का मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्राइवेट कैश अलग होना चाहिए और गवर्नमेंट का जो कैश है अकाउंट है वो अलग होना चाहिए। 104 यानी 104 द टर्म कैश इंक्लूड्स लीगल टेंडर कॉइंस, करेंसी और बैंक नोट्स, ट्रेजरी सर्टिफिकेट्स, चेक्स, पेबल ऑन डिमांड एंड डिमांड ड्राफ्ट। ये सारी चीजें कैश की जो टर्म है उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इन पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस द टर्म कैश इंक्लूड फेस वैल्यू ऑफ postage stamps and postal stationery, international commonwealth reply coupon, national shipping stamps, central excise stamps, revenue stamps and postage on article in deposit also form part of general cash balance of a post office। तो ये सारी चीजें एक पोस्ट ऑफिस में कैश टर्म में शामिल होता है। यदि कोई पोस्टल स्टेशनरी है, पोस्टल स्टैम्प्स हैं या कोई कॉमनवेल्थ कूपन्स हैं, नेशनल सेविंग स्टैम्प्स है, रेवेन्यू स्टैम्प्स हैं, यदि कोई डिपॉजिट आर्टिकल है तो उस पर जो भी पोस्टेज लगा हुआ है तो वो भी एज ए कैश माना जाएगा, पार्ट ऑफ कैश माना जाएगा, बट नॉट इंक्लूड्स इन द टर्म ऑफ कैश। लेकिन क्या क्या चीजें एक कैश की टर्म में शामिल नहीं होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट रिसीप्ट ऑफ बैंक्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट वेदर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट। यदि कोई सिक्योरिटी है और कोई डिपॉजिट रिसीप्ट है बैंक की, कोई डिवेंचर है, बॉन्ड है, एज ए सिक्योरिटी को डिपॉजिट किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्टर से या फिर एम्प्लॉय से, तो वो एज ए कैश नहीं माना जाएगा। रजिस्टर ऑफ चेक रिसीव एंड क्लियर ACG 28 मेंटेन किया जाता है, यानी इसमें चेक रिसीव होते हैं, पेमेंट किए जाते हैं या भेजे जाते हैं, क्लियर होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल इसमें रहती है। लोकल एंड आउट स्टेशन चेक 110 में यानी 110 में, तो ए चेक ड्रॉन ऑन एनी बैंक एट द सेम स्टेशन एज दैट ऑफ ऑफिस एज विच एक्सेप्टेड विल बी रिगार्डेड एज लोकल चेक। यदि कोई चेक है और किसी बैंक से उसको ड्रॉ किया गया सेम स्टेशन पर या फिर सेम बैंक अवेलेबल है स्टेशन पर, यदि उसके द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है किसी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा या किसी बैंक के द्वारा, तो वो लोकल चेक माना जाता है। क्लियरेंस ऑफ चेक मे हैव टू बी डन थ्रू अनदर HPO एट द सेम स्टेशन। भले ही उस चेक का क्लियरेंस किसी दूसरी हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेम स्टेशन पर हो गया है, फिर भी वो लोकल चेक माना जाएगा। इसके अलावा ए चेक ड्रॉन ऑन एनी बैंक लोकेटेड एट सेम स्टेशन as that of HPO and accepted at any of its sub office will also be regarded as a local check। यदि कोई चेक ड्रॉ किया जाता है किसी एनी बैंक से जो कि लोकेटेड है सेम स्टेशन पर, हेड पोस्ट ऑफिस के स्टेशन पर मतलब लोकेटेड है, और उसके किसी सब ऑफिस के द्वारा चेक एक्सेप्ट किया जाता है, तो वह भी लोकल चेक माना जाता है। ऑल अदर चेक्स विल बी ट्रीटेड एज आउट स्टेशन चेक्स। इसके अलावा जो भी चेक होते हैं वो सारे के सारे आउट स्टेशन चेक माने जाते हैं। चेक अमाउंट नॉट लेस देन 20 रुपीज। चेक का जो अमाउंट है वो 20 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑथराइज्ड एज ए रेगुलर अरेंजमेंट टू रिसीव मनी और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मस्ट कीप ए कैश बुक। यानी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट या प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको एक रेगुलर अरेंजमेंट के तौर पर ऑथराइज किया हुआ है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसा प्राप्त करें और पेमेंट करें, तो उनको आवश्यक है कि वो एक कैश बुक मेंटेन करें या मस्ट कीप एक कैश बुक, तो वो एक कैश बुक रखें या मेंटेन करें। बिफोर ब्रिंगिंग ए कैश बुक इनटू यूज, यानी कैश बुक को यूज में लाने से पहले द हेड ऑफ ऑफिस यानी पोस्ट मास्टर ऑफ HPO और द ऑफिस नॉमिनेटेड बाय हिम शुड काउंट द नंबर ऑफ पेजेस। यानी जो भी हेड पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर है या इंचार्ज है, उसको कोई कैश बुक देने से पहले उसके सारे जो पेज हैं वो गिनने चाहिए, काउंट करने चाहिए, एंड रिकॉर्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ काउंट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कैश बुक। और जितने भी उसमें पेज हैं उन पेजों का एक हवाला एक सर्टिफिकेट के माध्यम से उसके फर्स्ट पेज पे देना चाहिए कि इतने इसमें पेज हैं, और उस पर उसके द्वारा एक इनिशियल किए जाएंगे कि उसके द्वारा काउंट किए गए हैं। सब पोस्ट मास्टर एंड ब्रांच पोस्ट मास्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कीपिंग कैश बुक। जो भी SPMs हैं या BPM हैं उनको कैश बुक से या कैश बुक मेंटेन करने से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको यानी कैश बुक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। द रिसिप्ट ट्रांजैक्शन फॉर विच ACG
67 received are issued may be recorded in cash book। जो भी ट्रांजैक्शन ACG 67 के माध्यम से हुए हैं, यानी जिनके लिए ACG 67 इशू की गई है, वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। 117 यानी 117 नो रिसीप्ट और पेमेंट अदर देन दैट ऑफ कैश मे बी एंटर्ड इन द कैश बुक, यानी जो कैश बुक में केवल वही ट्रांजैक्शन एंटर किए जाएंगे जिनका पेमेंट कैश में हुआ है, या कैश में रिसीप्ट हुए हैं, या कैश में पेमेंट हुआ है। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन उसमें एंटर नहीं किए जाएंगे, ऑक्यूर नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन occurring in a HPO are required to shown only in the treasurer cash book in TCB and not in head office cash book। जो भी ट्रांजैक्शंस के पार्टिकुलर हैं जो एक हेड पोस्ट ऑफिस में हुए हैं, तो सारे के सारे उन जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी जिनमें कैश पेमेंट हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, वो TCB एंड ट्रेजरर कैश बुक में नोट किए जाएंगे और उनको हेड ऑफिस कैश बुक में नोट करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, डिस्बर्सिंग ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप। सर हेड कैश बुक कौन सी होती है सर, हेड ऑफिस कैश बुक? देखो हेड ऑफिस जो कैश बुक होती है उसमें सारे जो ट्रांजिट वगैरह बैलेंस रहते हैं, इसके अलावा जो भी वो जो बैलेंस है अपना स्टैम्प्स का बैलेंस रहता है, सारी चीजें इसमें रहती हैं। लेकिन टीसीबी में केवल एक दिन का लेन देन होता है कि कितना पैसा आपने ट्रेजरी से लिया और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है केवल। और जबकि हेड पोस्ट ऑफिस कैश बुक की बात करते हैं, तो हेड पोस्ट ऑफिस जो कैश बुक में उसके जितने भी एसओज हैं, उसके जितने बीओज हैं, उनका क्या क्लोजिंग बैलेंस है, सारी चीजें उसमें अवेलेबल रहती हैं। जबकि हम टीसीबी की बात करते हैं, केवल एचओ का उसमें बैलेंस रहता है, जो भी ट्रेजरी का बैलेंस रहता है। सर हेड ऑफिस कैश बुक कौन मेंटेन करता है? देखो हेड ऑफिस कैश बुक होती है वो पोस्ट मास्टर द्वारा मेंटेन की जाती है, और लेकिन वो अपने बिहाफ पर किसी को ये जो पावर है वो डेलीगेट कर सकता है, अथॉरिटी दे सकता है। इसके अलावा ये जैसे फिलहाल बात करते हैं तो ये एक अकाउंट ब्रांच के द्वारा मेंटेन की जाती थी पहले, मतलब वही मेंटेन करते हैं, इसको रखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है, किसका कितना बैलेंस है, सारी चीजें उनके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। अब है पॉइंट नंबर 2, डिस्बर्सिंग ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक ड्यूरिंग इट इज करेंसी। जो भी डिस्बर्सिंग ऑफिसर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी कैश बुक है उसको मेंटेन रखे जब तक उसका करेंसी पीरियड है। ही शुड आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ यूज्ड अप कैश बुक। इसके अलावा इसकी ये भी जिम्मेदारी है जो कैश बुक्स यूज हो चुकी है उनको भी उसके द्वारा सेफ कस्टडी में रखा जाए। और पॉइंट नंबर 3, ए रजिस्टर शुड बी मेंटेन फॉर द यूज ऑफ कैश बुक शोइंग द पीरियड ऑफ यूज। तो एक रजिस्टर उसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा कि किस कैश बुक को किस ड्यूरेशन में यूज किया गया है, यानी उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन एक रजिस्टर मेंटेन कर सकता है। वो जब भी कभी जरूरत पड़े तो उसे देख सकते हैं कि कौन सी कैश बुक कितने टाइम यूज की गई है। इसके अलावा है 118 यानी 118, द कंटिजेंट रजिस्टर TR29 विल बी मेंटेन इन 2 पार्ट टू रिकॉर्ड द 2 टाइप ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर। एक कंटिजेंट रजिस्टर होता है प्रत्येक हेड पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर के द्वारा या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं। द एक्सपेंडिचर मीट फ्रॉम परमानेंट एडवांस। पहला है कि एक्सपेंडिचर यदि परमानेंट एडवांस हुआ है तो वो अलग उसमें नोट किया जाएगा। द एक्सपेंडिचर मीट अदरवाइज। इसके अलावा यदि कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो उसके दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। 120, द डिस्बर्सिंग ऑफिसर शैल चेक ऑल एंट्रीज इन द कैश बुक एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डेट ऑफ occurrence and he should initial the book his initial after the last entry checked by him. The cash book should be signed by him at the end of the month। तो जो भी डिस्बर्सिंग ऑफिसर है सारी एंट्रियां वो चेक करेगा कैश बुक की जितना जल्दी संभव हो सके उतना, आफ्टर डेट ऑफ अक्यूरेंस यानी जैसे ही एंट्रियां हुई हैं डेट की उसके बाद। एंड ही शुड इनिशियल द बुक हिज डेटिंग इनिशियल। इसके अलावा उस बुक पर वो इनिशियल करेगा और इनिशियल के नीचे वो जो भी डेट है वो डालेगा आफ्टर द लास्ट एंट्री चेक्ड बाय हिम। जो भी लास्ट एंट्री उसके द्वारा चेक किए गए उसके नीचे उसके द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे, इनिशियल किए जाएंगे और डेट डाली जाएगी। द कैश बुक शुड बी साइंड बाय हिम एट द एंड ऑफ द मंथ। इसके अलावा जब मंथ का एंड होता है तब भी कैश बुक पर डिस्बर्सिंग ऑफिसर के द्वारा उस पर साइन किए जाएंगे, उसके द्वारा चेक की जाएगी। पॉइंट नंबर ए, हेड ऑफिस कैश बुक एंड ट्रेजरर कैश बुक कैप्टन HPO शुड बी साइंड बाय पोस्ट मास्टर एवरी डे। जो भी हेड पोस्ट ऑफिस कैश बुक होती है या ट्रेजरर कैश बुक होती है जो हेड पोस्ट ऑफिस में होती है उस पर डेली पोस्ट मास्टर के द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं, यानी उसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस है ट्रेजरी का वो बैलेंस एक जो हेड ऑफिस कैश बुक होती है उसमें मतलब दिखाया जाता है कि हमारे पास कितना कैश बैलेंस है या जो भी स्टैम्प्स हैं वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। द कैश बुक केप्ट इन HRO शुड बी साइंड बाय हेड रिकॉर्ड क्लर्क एट द क्लोज ऑफ ईच पीरियड ऑफ अकाउंट। तो जो भी कैश बुक रहती है HRO में तो उस जो भी जिस पीरियड का अकाउंट क्लोज होता है उसके हिसाब से। अब है 123, द हेड ऑफ ऑफिस कैश बुक and the treasurer cash book close and balance every day and need not to be closed on transaction and the cash chest is not open। इसमें लिखा है कि जो भी हेड पोस्ट ऑफिस कैश बुक है या ट्रेजरर कैश बुक है वो हेड पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में रखी जाती है और उसको डेली एवरी डे
क्लोज करने की और बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। यानी जब भी काम होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा, यानी उसको बैलेंस किया जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन यदि है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, यदि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है या फिर चेस्ट ओपन नहीं होती है, तो उस दिन उसको क्लोज करने की या बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा है सप्लाई ऑफ फंड एंड अदर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन। तो इसमें है कि जो भी फंड है वो सप्लाई किस प्रकार से किया जाता है और जो अदर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन है वो किस प्रकार किए जाते हैं। तो 128 मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस ऑफ ईच पोस्ट ऑफिस फिक्सेशन। यदि फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस है तो वाई हेड ऑफ सर्किल और सीनियर सुपरिटेंडेंट एज द केस में भी अंडर हिज कंट्रोल। यदि एचओ है, एमडीजी, एसओबी है, बीओ है, तो सुपरिटेंडेंट के द्वारा उसका मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा 129 ऑल हेड पोस्ट ऑफिस remit their surplus collection to bank or treasury. There is no bank or treasury, the cash should be sent to other post office. प्रत्येक जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसका जो भी सरप्लस कलेक्शन है वो बैंक या ट्रेजरी को रेमिट किया जाना चाहिए। यदि वहां पर कोई बैंक या ट्रेजरी नहीं है तो दूसरी जो भी ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है या दूसरी हेड पोस्ट ऑफिस है, उसको रेमिट किया जाना चाहिए। और ट्रेजरी जो पासबुक होती है एसीजी 8 में मेंटेन की जाती है। इसके अलावा 130 है ईच एचपीओ मस्ट कीप फॉर ईच ट्रेजरी विद विच इज डील ए सेपरेट ट्रेजरी पासबुक एंड डिपार्टमेंटल फॉर्म। प्रत्येक पोस्ट ऑफिस जो कि एक ट्रेजरी से डील करती है, यानी ट्रेजरी का लेन देन होता है, तो उसको एक सेपरेट ट्रेजरी पासबुक एक डिपार्टमेंटल फॉर्म में मेंटेन की जानी चाहिए, विच विल कंटेन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ सम रिसीव फ्रॉम पेड इनटू ट्रेजरी। और उसमें सारा जो भी अमाउंट है वो ट्रेजरी को पेड किया जाता है या ट्रेजरी से रिसीव किया जाता है, जो भी पीरियड होगा वो सारा का सारा उस ट्रेजरी पासबुक में मेंटेन किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। द हेड ऑफिस समरी, हेड ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी पासबुक must be kept in the head postmaster personal custody and must himself make all the necessary entries in it. जो भी ट्रेजरी पासबुक होगी एक हेड पोस्ट ऑफिस की, वो हेड पोस्ट मास्टर की पर्सनल कस्टडी में रखी जाएगी। इसके अलावा जो भी एंट्रियां होंगी, आवश्यक एंट्रीज होंगी, वो भी उसके द्वारा की जाएंगी। इसके अलावा है रेमिटेंस टू ट्रेजरी एंड ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेजरी, यानी ट्रेजरी को पैसा भेजा जाता है और ट्रेजरी से पैसा लिया जाता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्म्स हैं, आजकल ये मैनुअल यूज में नहीं आते हैं, यानी जो अपना सेप है उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिस्टम के थ्रू। तो ACG 11 है, ACG 11 ये है मेमोरेंडम ऑफ रेमिटेंस, यानी मेमोरेंडम होता है जिससे रेमिटेंस भेजा जाता है। ACG 12 है, इसमें है वाउचर फॉर ड्रॉइंग फ्रॉम ट्रेजरी, ये वाउचर यूज किए जाते हैं जिससे ट्रेजरी से पैसा विड्रॉ किया जाता है। इसके अलावा ACG 13 है रेमिटेंस टू ट्रेजरी, इससे पैसा ट्रेजरी के लिए भेजा जाता है। और ACG 14 है ड्रॉन फ्रॉम ट्रेजरी, इससे भी पैसा ट्रेजरी से विड्रॉ किया जाता है। तो ये हो गए। इसके अलावा है पॉइंट नंबर 1 है पीरियड टू CSI इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल रिसीप्ट ऑफ ACG 11, 12, 13, 14 वर फिल्ड मैनुअली उनको पहले भरा जाता था CSI इम्प्लीमेंटेशन से पहले। देयर वर सम प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय डिपार्टमेंट ड्यू टू द मैनुअल प्रोसेस, डिपार्टमेंट को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा मैनुअल प्रोसेस में, तो इसको क्या है कि फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया है। आफ्टर CSI इम्प्लीमेंटेशन द फंक्शंस ऑफ विड्रॉल ऑफ कैश, डिपॉजिट ऑफ चेक, कैश इज डन थ्रू द सिस्टम। जो भी विड्रॉल है कैश का या डिपॉजिट है कैश का, चेक का, वो सिस्टम के थ्रू किया जाता है। द रिक्वायर्ड रिसीप्ट इज ऑटो जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ, जो भी आवश्यक रिसीप्ट है वो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। नाउ डे बैंक प्रोवाइड चेक बुक फॉर विड्रॉल ऑफ कैश, फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें बैंकों के द्वारा जो चेक बुक है वो प्रोवाइड की हुई है कि चेक बुक के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल ECGs इज आल्सो कॉजिंग हिंड्रेंस इन पेयरिंग थ्रू स्क्रॉल एंड CSI फॉर वांट ऑफ चेक नंबर। तो जो प्रैक्टिस है फिजिकल ECGs की उसमें भी काफी हिंड्रेंस होती है, काफी परेशानी होती है जब पेयरिंग की जाती है स्क्रॉल की, मतलब एक बैंक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है तो उसमें उनसे जो बाउचर्स थे उनसे काफी परेशानी होती थी, मिला नहीं पाते थे। लेकिन आज की बात करते हैं हम, यदि कोई हम मिलाते हैं चेक से तो चेक नंबर से हम मिला सकते हैं जो भी अमाउंट विड्रॉ किया गया है या जमा किया गया है जो भी है, तो आजकल परेशानी नहीं है और चेक नंबर से हम CSI में देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है, बोलिए सर। ये ACG 11, ACG 11A और ACG 13 इन तीनों तो सर रेमिटेंसेस के लिए यूज होता था, तो डिफरेंट क्या है? और ACG 12 और 14 भी ड्रॉन के लिए होता था, तो डिफरेंट क्या है दोनों में? अलग अलग चीजें इनमें काफी डिफरेंस है। जो पहली टू है, एक कैश यदि हमने भेजते हैं तो कैश में यूज की जाती है, दूसरी यदि चेक भेजते हैं यानी 11 ये चेक में, यदि चेक हम भेज रहे हैं क्लियर करने के लिए तो चेक के लिए हम 11 भेजते हैं। दूसरा है जो 13, 14 है, यदि ट्रांजैक्शन किसी एसओ से हो रहा है किसी बैंक का या ट्रेजरी का तो 13, 14 वहां पर यूज की जाती है। अच्छा, एसओ के लिए 13, 14 यूज होता है सर? यस, 13, 14 एसओ के लिए की जाती हैं और 11, 12 एचओ के लिए यूज करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। 13, 14 क्या होता है कि एक कॉपी, एक जो भी है ये ACG 13, तो इसकी 3 कॉपियां होती हैं। एक कॉपी ट्रेजरी में भेजी जाती है, एक जो कॉपी है वो रिटर्न करता है एसओ वाला, और एक कॉपी है जो एचओ को भेजता है जो उसकी जुरिडिक्शन में है, तो इसलिए ये साइज अलग अलग है। ओके सर।
ठीक है, अब है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है। द पोस्टमास्टर ऑफ CBPO in Central Base Post Office at Delhi and Kolkata are authorized to draw checks on RBI Nagpur for purpose of making PNT payment। तो जो पोस्ट मास्टर हैं CBPOs के, तो उनके द्वारा RBI ने एक चेक बुक इश्यू की है कि वो नागपुर RBI के द्वारा कि जो भी उनके पेमेंट्स हैं वो उसके थ्रू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टू फॉलो सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट पेमेंट। यदि कोई फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं तो उनसे बचने के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। हाई वैल्यू चेक्स अबव ₹10 लाख में बी सेंड बाय 2 ऑफिशियल्स। यदि चेक का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो 2 ऑफिशियल के द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। और एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर में बी फिक्स ऑन द अमाउंट एक्सीड ₹1 लाख फिल्ड टू प्रिवेंट अल्टरेशन इन अमाउंट। यदि किसी चेक का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगाया जाता है, अफिक्स किया जाता है, चिपकाया जाता है, जिससे उस अमाउंट में किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सके। इसके अलावा 151 the head of circle or superintendent of post office will prescribe the manner in which cash remittance are to be exchanged between 2 head post offices। यदि 2 हेड पोस्ट ऑफिस के बीच में यदि कैश का लेन देन किया जाना है या रेमिटेंस का एक्सचेंज किया जाना है तो इसके सारे जो मैनर्स हैं वो हेड ऑफ सर्किल या जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स हैं दोनों ऑफिसों के, जिनके अंडर में वो हेड पोस्ट ऑफिस आती हैं, तो उनके द्वारा जो भी मैनर्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो भी तौर तरीके बताए जाएंगे, उस हिसाब से कैश का एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा है रेमिटेंस एडवाइस एंड एक्नॉलेजमेंट, इसको बोलते हैं RA, और इसका ACG नंबर है 15 है। तो इसमें है एवरी रेमिटेंस सेंट बाय 1 SPO टू अनदर, ये रेमिटेंस एडवाइस एंड एक्नॉलेजमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय रेमिटेंस ऑफिस। यानी जब भी कोई एक हेड पोस्ट ऑफिस दूसरे हेड पोस्ट ऑफिस को पैसा भेजता है, रेमिट करता है, तो एक रेमिटेंस एडवाइस और एक्नॉलेजमेंट रेमिटेंस ऑफिस जो पैसा भेजता है उसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। एंड डिस्पैच in a cover of registered on postal service addressed to the head postmaster of the office to which the remittance is made। तो जो ये रेमिटेंस एडवाइस है, एक्नॉलेजमेंट है, ये रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विस के माध्यम से यानी रजिस्ट्री के माध्यम से, पोस्टल सर्विसेज यानी फ्री वाली, जो भी हेड पोस्ट मास्टर है जिसको हमने पैसा भेजा है उसको भेजी जाती है। द रेमिटेंस एडवाइस शुड बी फिल्ड इन रिसीविंग ऑफिस इन ए सेपरेट बंडल। और जो रेमिटेंस एडवाइस है वो रिसीविंग ऑफिस के द्वारा एक सेपरेट बंडल मेंटेन किया जाता है, उसमें उसको रखी जाती है। व्हाइल द रेमिटेंस एक्नॉलेज शुड बी इम्प्रेस्ड एंड oblong मनी ऑर्डर स्टैम्प्स सेंड एंड रिटर्न टू रेमिटिंग ऑफिस वियर इट शुड बी पेस्ट टू इट काउंटरफॉइल। यानी जैसे ही उस रेमिटेंस एडवाइस को विद एक्नॉलेजमेंट उस ऑफिस को भेजते हैं जहाँ हमने पैसा भेजा है, तो वह ऑफिस एक्नॉलेज करके पैसे को उस पर ऑब्लॉग मोहर लगाकर एक्नॉलेज को रेमिटेंस ऑफिस को जिसने पैसा भेजा उसको वापस भेज देता है। और जैसे वो रेमिटिंग ऑफिस को प्राप्त होती है एक्नॉलेजमेंट, उसको वह काउंटर फॉल पर चिपका देता है, यानी जो भी पैसा हमने भेजा है उसके द्वारा एक्नॉलेज कर लिया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर बी, व्हेन ए रेमिटेंस इज बी सेंट बाय पोस्ट, यदि रेमिटेंस किसी पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है, मतलब जो पैसा है वो मतलब एक बैग के द्वारा भेजा जाता है, पैसा कैश बैग के द्वारा भेजा जाता है, तो उस कंडीशन बताइए बाय ए पोस्ट। द मनी शुड बी एनक्लोज इन ए कैश बैग इन द प्रेजेंस ऑफ या प्रेजेंट ऑफ पोस्ट मास्टर और डिप्टी पोस्ट मास्टर। तो जो भी पैसा यदि हम कैश बैग के माध्यम से भेज रहे हैं तो पैसे को पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में या डिप्टी पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में कैश बैग में क्लोज करना चाहिए। द कैश बैग शुड बी सील्ड विद द कैश सील। तो ये ध्यान रखना है, जब हम कैश भेजते हैं कैश बैग के माध्यम से उस पर कैश सील लगती है, तो उस पर कैश सील लगानी चाहिए। इट वेट शुड बी नोटेड ऑन द रेमिटेंस एडवाइस एंड एक्नॉलेजमेंट, और उसका जो वेट है वो रेमिटेंस एडवाइस पर और एक्नॉलेजमेंट पर नोट करना चाहिए। एंड इट शुड बी मेड ओवर टू द रजिस्ट्रेशन क्लर्क फॉर डिस्पैच इन द रजिस्टर्ड बैग, और उसको जो भी रजिस्ट्रेशन क्लर्क है उसको डिस्पैच करने के लिए दे देनी चाहिए। और वह किस बैग में उसको डिस्पैच करेगा, रजिस्टर्ड बैग में उसके द्वारा उसको डिस्पैच किया जाएगा अंडर रिसीप्ट ऑन द ट्रेजरर कैश बुक। तो उसकी रिसीप्ट रजिस्टर्ड जो क्लर्क है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क है, उससे ली जानी चाहिए, और ये जो रिसीप्ट है वो ट्रेजरर कैश बुक पर ली जाएगी। इसके अलावा ये दोनों सेपरेट होती हैं, एडवाइस और एक्नॉलेजमेंट, थोड़ा सा बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो RA होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, और 3 पार्ट ऐसे होते हैं कि एक पार्ट जो होता है वो काउंटर फाइल होता है, दूसरी पार्ट में रेमिटेंस एडवाइस होती है, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जब कोई हेड पोस्ट ऑफिस पैसा भेजता है तो इसके वो 2 पार्ट को उस ऑफिस को भेजता है जिसको हमने पैसा भेजा है। तो वो क्या करेगा, जो रेमिटेंस एडवाइस है उसको अपने पास रख लेता है वो, और जो एक्नॉलेजमेंट है
उस पर अपनी ऑब्लॉग मोहर लगा के जो भी अमाउंट उसने भेजा है उसको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे इतने पैसे आपने जो भेजे थे वो प्राप्त हो गए, और एक्नॉलेजमेंट को वापस उस ऑफिस को भेजेगा जिसने पैसे भेजे थे। तो एक्नॉलेजमेंट का वो क्या करेगा, जो काउंटर फाइल है उसके पास, उसको चिपका देता है उसमें कि जो हमने पैसा भेजा था वो रिसीविंग ऑफिस ने रिसीव कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है। तो केवल इतना ही काम रहता है इसका कि उसके द्वारा होती तो एक ही है ना सर जी, उसके मतलब 3 कॉपी होती है, होती तो एक ही है, 3 कॉपी होती है उसकी। नहीं, 3 कॉपियां नहीं होती हैं उसकी, 3 हाँ जी पार्ट सर। होते हैं उसके एक ही पन्ने के, मतलब 3 पार्ट होते हैं उसके, 3 पार्ट होते हैं उसके, कॉपियां नहीं होती उसकी। अच्छा, होता मतलब एक ही पूरा पेज है, उसके 3 पार्ट होते हैं। हाँ, एक पेज के 3 पार्ट होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो रेमिटिंग ऑफिस के पास रहता है, और वहां से इसको काट के दो पार्ट होते हैं उसको भेज दिया जाता है। जो बीच वाला पार्ट होता है यानी रेमिटेंस एडवाइस उसको वो रख लेता है, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है एक्नॉलेजमेंट, उस पर वो एक्नॉलेज करके वापस रेमिटेंस ऑफिस को भेज देता है, और उस एक्नॉलेज पार्ट को जो काउंटर फाइल वहां पर बची है, फर्स्ट पार्ट बचा है, उस पर वो चिपका देता है। तो उसका हो जाता है हमने जो पैसा भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट हो गई है, यानी उसने वो रिसीव कर लिया है। इतनी सी बात के लिए इसको यानी कि जो रेमिटेंस करेगा उसके पास 2 कॉपियां रहेंगी और जो पेमेंट करेगा उसके पास एक ही रहेगी ना सर? यस यस, पेमेंट करेगा नहीं, पेमेंट रिसीव करेगा उसके पास एक रहेगी, और जो पेमेंट भेजेगा उसके पास 2 रहेंगी। इसके अलावा 154 है, a cash impressed of a moderate amount is sanctioned by head of circle for office which are not to authorize to use their cash received for different contingent expenses impressed certificate form ACG 75। ये कुछ कैश impressed सर्टिफिकेट्स हैं जो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा एक अमाउंट इसमें सेंशन किया जाता है कि जो ऑफिस अपना जो रिसिप्ट है उसको खर्च नहीं कर सकते एज ए कंटिजेंसी, तो उनको ये कैश इम्प्रेस्ड जो सर्टिफिकेट है वो दिए जाते हैं, और ACG 75 में इसको मेंटेन किया जाता होगा पहले, अब तो कोई हमने देखे नहीं कैश इम्प्रेस्ड। तो मैक्सिमम जो अमाउंट है पेबल ऑन ए इम्प्रेस्ड सर्टिफिकेट एडवांस टाइम ₹250, यानी एक छोटा सा अमाउंट एक इम्प्रेस्ड सर्टिफिकेट पर दिया जा सकता होगा पहले, फिलहाल ये चलन में नहीं है। इसके अलावा है स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड अदर सेफगार्ड्स। एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू ड्रॉ चेक्स और साइन on countersign bill payable at treasury shall send a specimen of his signature to the treasury through some superior or other officers whose specimen, यानी ऑथराइज किया हुआ है चेक ड्रॉ करने के लिए या किसी बिल पर साइन करने के लिए, काउंटर साइन करने के लिए, तो उसके सिग्नेचर और जो बिल हैं या जो भी चेक्स हैं वो ट्रेजरी से पे होने हैं। तो उस कंडीशन में जो भी उसके सिग्नेचर हैं या स्पेसिमेन सिग्नेचर हैं वो किसी उसके सुपीरियर के माध्यम से या कोई अदर ऑफिसर है उसके माध्यम से उस ट्रेजरी में भेजे जाने चाहिए जिसके ऑलरेडी वहां पर सिग्नेचर हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे पास चार्ज है किसी हेड पोस्ट ऑफिस का, मेरे पास ड्राइंग पावर है, और मैं यदि जा रहा हूँ वहां से, यानी मेरा ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दूसरा जो भी मेरा ऑफिसर आएगा मतलब साथ का जो चार्ज लेगा, तो उसके सिग्नेचर मेरे द्वारा उस ट्रेजरी में भेजे जाने चाहिए, बैंक में भेजे जाने चाहिए कि आगे से इसके द्वारा चेक ड्रॉ किए जाएंगे, इसके सिग्नेचर आएंगे, तो आप इनको मानिए यानी ऑथराइज कीजिए। तो ऑलरेडी यदि मेरे सिग्नेचर वहां पर हैं तो मैं ही उसको वहां पर भेज सकता हूँ उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर, और उसी आधार पर वो मान सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन सच ऑफिसर मेक ओवर चार्ज, हाँ चार्ज वाली मैंने आपको बता दी है, और पहली वाली ये है कि यदि किसी के सिग्नेचर ऑलरेडी वहां पर है, कोई अदर ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर है और छोटे ऑफिसर के भेजने वाले हैं उसको, तो वो सुपीरियर ऑफिसर उसके सिग्नेचर भेज सकता है। दूसरी कंडीशन में आपको बताइए, व्हेन सच एन ऑफिसर मेक ओवर चार्ज ऑफ हिज ऑफिस टू अनदर, यदि कोई ऑफिसर है वो अपना चार्ज दूसरे ऑफिसर को देता है, तो ही शैल लाइकवाइज सेंड ए स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द रिलीविंग ऑफिसर टू द ट्रेजरी ऑफिसर कंसर्न। तो जो भी रिलीविंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर ट्रेजरी ऑफिस में भेजे जाने चाहिए। इसके अलावा 171 चेक बुक आर सप्लाइड बाय सर्किल अकाउंट ऑफिसर कंसर्न टू डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू इशू चेक बुक on treasuries on receipt of printed requisitions form which is inserted in each book toward to end। तो इसमें है कि जो भी चेक बुक हैं वो सप्लाई की जाती है सर्किल अकाउंट ऑफिसर के द्वारा, जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जिनको ऑथराइज किया हुआ है चेक इश्यू करने के लिए, ऑन ट्रेजरीज ऑन रिसीप्ट ऑफ प्रिंटेड रिक्विजिशन फॉर्म। तो एक जो प्रिंटेड रिक्विजिशन फॉर्म है तो उनमें वो चेक बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, उनको इशू की जाती हैं, विच इज इंसर्टेड ईच बुक टुवर्ड टू एंड। तो जो भी फॉर्म है उसमें उनका जो नंबर्स रहते हैं चेक बुक के प्रत्येक बुक का वो क्या कहते हैं स्टार्ट टू एंड, उसमें लिखे जाते हैं कि कौन सी चेक बुक किस नंबर से स्टार्ट हो रही है, किस नंबर पर वो खत्म हो रही है। तो एक जो फॉर्म होता है प्रिंटेड उसमें सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं। इसके अलावा नोट मोर देन वन चेक बुक ऑन ए सिंगल रिक्विजिशन, और एक रिक्विजिशन एक मांग पर एक से ज्यादा चेक बुक किसी को नहीं दी जाएगी। व्हाट पोस्ट ऑफिस वियर ईच डेज इश्यू चेक मोर देन 30 और एवरेज में बी अलाउड मोर देन वन चेक बुक। यदि ऐसी पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर एक दिन में एवरेज 30 से ज्यादा चेक यदि इश्यू किए जा रहे हैं तो वहां पर एक से ज्यादा चेक बुक इशू की जा सकती है। लिस्ट ऑफ चेक TR 51 में और रजिस्टर्ड ऑफ चेक बुक CPWA 52 में मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा
तो 178 है कि एवरी चेक इन फेवर ऑफ गजेटेड ऑफिसर मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर ओनली। यदि किसी गजेटेड ऑफिसर को चेक दिया जाना है तो केवल उस पर ऑर्डर किए जाएंगे उसके फेवर में। और 179 द करेंसी पीरियड ऑफ चेक 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जो भी चेक है उसका जो करेंसी पीरियड होता है डेट ऑफ इशू से 3 मंथ तक रहता है। और 216 यानी 216 एक्सेप्ट सच स्पेशल ऑर्डर एज मे बी इशूड बाय गवर्नमेंट द बिल फॉर मंथली पे एंड फिक्स अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी साइंड ड्रॉन एट एनी टाइम नॉट अर्लियर 5 days बिफोर द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। यानी कोई स्पेशल ऑर्डर है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए उसको छोड़कर किसी भी महीने के जो भी पे एंड अलाउंस है, फिक्स पे एंड अलाउंस है, उस पर साइन या ड्रॉ किसी महीने के लास्ट वर्किंग डे से 5 दिन से पहले ड्रॉ नहीं किए जाएंगे। द पे एंड अलाउंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च शैल बी पेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल। और जो मार्च के पे एंड अलाउंस है वो अप्रैल के फर्स्ट वर्किंग डे जो भी होगा उसको पेड किए जाएंगे। इसके अलावा 222 यानी 222 when the pay of a government servant is attached by an order of a court of law it is the duty of the officers receiving the attachment order। तो यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ पे एंड अलाउंस है तो इसको देख लेते हैं कि when the pay of a government servant is attached by any order of a court of law it is duty of the officer receiving the attachment order to see the proper deduction is made in satisfaction of such order from the pay of the government servant concerned and shall keep a record of such deduction in form TR 13 यानी कोर्ट अटैचमेंट रजिस्टर कहते हैं। जब भी कोई ऑर्डर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की पे को अटैच करने के किसी कोर्ट ऑफ लॉ या न्यायालय से रिसीव होते हैं तो ये जिस ऑफिसर इनको रिसीव करता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि जो भी डिडक्शन इन ऑर्डर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यानी जो भी अमाउंट इसमें दिया हुआ है तो ऑर्डर के सेटिस्फैक्शन के लिए उस अमाउंट को उसकी पे से डिडक्ट किया जाएगा और इसका एक जो डिडक्शन किया जा रहा है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। वो फॉर्म TR 13 है, इसको हम कोर्ट अटैचमेंट रजिस्टर भी कहते हैं। तो वियर एनी ऑर्डर पास बाय कोर्ट टू एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी एज इज लायबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट। यहाँ पर एक ऑर्डर कोर्ट के द्वारा से पास किए गए जहाँ पर सैलरी का कोई पोर्शन अटैच किया गया है और वो अटैच किया जाना है वेदर कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली। यदि वह कंटिन्यूअसली हो सकता है और रुक रुक कर भी हो सकता है फॉर ए टोटल पीरियड 24 मंथ। तो उसका जो अटैचमेंट है कोई भी ऑर्डर पास किए गए तो मैक्सिमम जो रिकवरी है या अटैचमेंट है वो मैक्सिमम 24 मंथ तक किए जा सकते हैं। सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ। जैसे हमने 12 मंथ का अटैचमेंट किया है, 12 मंथ तक हमने डिडक्शन किया, उसके बाद हम उसको एक एग्जाम्पशन देते हैं 12 मंथ का। 12 मंथ तक किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी एंड फर्दर सेम 24 मंथ और आगे फिर हम 24 मंथ की रिकवरी कर सकते हैं। अब है एग्जाम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री। यदि कोई डिग्री का एग्जीक्यूशन है और कोर्ट ने अटैचमेंट किया है तो क्या क्या चीज एग्जाम्प्ट रहती है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी में। तो 1/3 ऑफ द सैलरी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस। दो चीजें यहाँ पर, एक है डिग्री फॉर मेंटेनेंस और एक है अदर देन मेंटेनेंस। जहाँ पर बात डिग्री फॉर मेंटेनेंस आती है तो वहाँ पर 1/3 जो भी पार्ट होता है सैलरी का वो एग्जेम्प्टेड होता है। इसके अलावा सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी सब्सिस्टेंस अलाउंस या सब्सिस्टेंस ग्रांट अंडर सस्पेंशन। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई अंडर सस्पेंशन है तो जो भी यदि उसको किसी प्रकार का कोई सब्सिस्टेंस ग्रांट मिल रहा है, एडवांस अलाउंस मिल रहा है तो उससे उसका अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। ऑल टाइप ऑफ अलाउंसेस HRA, TPS, CA, यूनिफॉर्म, DA, TA, फॉरेन अलाउंस, MR, फील्ड अलाउंस जो भी हैं वो सारे एग्जेम्प्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप की बात करते हैं तो बेसिक प्लस जो भी अलाउंसेज हैं तो अलाउंसेज सारे कम हो जाते हैं। इसके अलावा 1/3 पार्ट भी है तो हम सैलरी के 3 पार्ट को हम अटैच कर सकते हैं, यानी जो भी हमारी बेसिक पे है उसका 2/3 पार्ट डिग्री फॉर मेंटेनेंस अटैच किया सकता है। इसके बाद एक दूसरी बात करते हैं अदर देन मेंटेनेंस की। तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट अटैचेबल बाय ए सिविल कोड फॉर डिग्रीज अदर देन मेंटेनेंस। तो इसमें क्या है कि जो नेट अटैचेबल अमाउंट है वो केवल बेसिक पे और बेसिक पे में से हम 1000 कम कर देते हैं और 1/3 कर देते हैं, जो भी अमाउंट होता है उसको हम अटैच कर सकते हैं। तो इसमें नेट अटैचेबल अमाउंट बताया कि x - y - 1000/3 यानी x यहाँ पर ग्रॉस एमोलमेंट्स है और y अलाउंसेज है। तो ग्रॉस एमोलमेंट्स हम अलाउंसेज कम कर देते हैं तो केवल हमारी बेसिक पे रहती है और बेसिक पे में से 1000 रुपए और कम कर देते हैं। जो भी अमाउंट बचता है उसका 1/3 तक हम केवल अदर देन मेंटेनेंस ऑफ डिग्री में हम अटैच कर सकते हैं, यानी उसकी रिकवरी कर सकते हैं। अटैचमेंट का मतलब यहाँ पर रिकवरी करना होता है। इसके अलावा है फर्स्ट पेमेंट ऑफ फी अलाउंसेज। सर इसमें तो यही मतलब हुआ ना सेम पिछले वाली इसमें से लेके और मतलब इसमें 1000 और लेस कर दिया, बाकी तो सेम ही है सारा। सेम नहीं है, नहीं अलाउंसेस और वो तो उसमें भी लेस करेंगे ना सर पहले बारे में। देखिए वहां में क्या है, उसमें क्या है, उसमें एग्जेम्प्टेड क्या है, उसमें एग्जेम्प्टेड है 1/3 प्लस अलाउंसेज। हम केवल बात करते हैं बेसिक पे की, यानी बेसिक पे की बात करते हैं। यहाँ पर 1/3 एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि जो भी आपकी बेसिक पे है उसका 1/3 कम कर दिया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था। तो कितना पार्ट बचेगा, कितना 2/3 सर 2/3। तो यहाँ पर कितना अमाउंट अटैचेबल हुआ आपकी बेसिक पे का 2/3 हो गया। हम अलाउंस की बात 2/3 हो गया, या तो मेंटेनेंस डिग्री 2/3 हो गया। और यहाँ अदर देन मेंटेनेंस के लिए बात करते हैं तो क्या हुआ, नेट अटैचेबल अमाउंट क्या हुआ, x यहाँ पर ग्रॉस एमोलमेंट्स है, y यहाँ पर अलाउंसेज है। तो ग्रॉस x हुए, इसमें से y कम कर देते हैं तो वही बेसिक पे बचती है। हां जी सर ठीक है। बेसिक पे से आपने 1000 रुपए कम कर दिए।
कितना बचा? ठीक है सर, मतलब बेसिक में से 1,000 कम करके 1/3 जो भी रह जाएगा उसका। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारी जो बेसिक पे हो 10,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए 1,000 हमने कम कर दिए और 9,000 बचे अपने, तो 9,000 में से 3 का भाग देते हैं, 3,000 रुपए यहाँ पर क्या रहेगा, अटैचेबल रहेगा। ठीक है ठीक सर। है, और यहाँ पे बात करते हैं तो कितना अटैचेबल रहेगा। बेसिक पे हमारी 10,000 रुपए है और 1/3 हमारा क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो लगभग 3,300 रुपए है एग्जेम्प्टेड है, तो लगभग कितने अपने 6700 रुपए अटैच किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री फॉर मेंटेनेंस के लिए 2/3 यानी 6,700 रुपए अटैच किए जाएंगे, जबकि यहाँ पर 3,000 रुपए अटैच किए जाएंगे। हेलो सर जी सर, अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस और डिग्री फॉर मेंटेनेंस में थोड़ा डिफरेंस समझाइए। ये डिफरेंस हमें पता नहीं है, आपको बता देते हैं, केवल टर्म पता है हमें, इसमें हमें ये नहीं पता है कि क्या इसमें मतलब ये ऑर्डर क्यों किए जाते हैं अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस के और मेंटेनेंस के। आई थिंक जैसे हम जनरली बात करते हैं तो इसमें अलग अलग होता होगा, किसी प्रकार का कोई खर्चा देना पड़ता होगा आई थिंक डिग्री फॉर मेंटेनेंस में। सर हाँ वही है सर, फैमिली कोर्ट से जो डिसीजन होता है वो डिग्री फॉर मेंटेनेंस होता है। हां, तो उसमें जब तक कुछ कि खर्चा मामला देना फाइनलाइज नहीं होता है, बस कोई अमाउंट देना हाँ, पड़ता वो- होगा, कोई ज्यादा लमसम अमाउंट होगा शायद, हाँ, तो आई थिंक वो है। और यहाँ पर कोई लमसम नहीं देना पड़ता है, एलमनी वगैरह जो भी है, मतलब खर्चा दिया जाता है महीने का मंथली, वो सिस्टम है यहाँ पर। सर यस सर, प्रीवियस स्लाइड का सर सेकंड पैरा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए सर फिर से। कौन से वाला, ये वाला? नहीं सर, इसके पहले वाला। अरे आगे यार वाला। इतना वापस में ले जा रहे हो यार, इसमें कौन सा है, नहीं नहीं, इसके आगे वाला सर, नेक्स्ट इसमें कौन सा है? ये वाला सर, वेयर एनी ऑर्डर पास टू कोर्ट 24 मंथ वाला। 22 वाला, 222। हाँ 222 का सेकंड पैरा, देखो ऐसा 222 का है, सेकंड 24 मंथ वाला। ठीक है, ऐसा है कि यदि कोई ऑर्डर मतलब कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया अटैच करने के लिए किसी सैलरी को, तो उस कंडीशन में हम जो अटैचमेंट है एक कंटीन्यूअस पीरियड के लिए या इंटरमिटेंट रोक करके हम मैक्सिमम एक बार में 24 महीने के लिए कर सकते हैं। यानी हमने 24 महीने रिकवरी कर ली तो फिर 12 महीने का गैप दिया जाता है, 12 मंथ का गैप दिया जाएगा बीच में, 12 महीने किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी, फिर 12 मंथ जो 24 मंथ है फिर रिकवरी की जा सकती है। इसका मतलब ये है केवल। हाँ, तो ये है फर्स्ट पे ऑफ पेमेंट ऑफ पे अलाउंस एटसेट्रा है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पेमेंट ऑफ पे एंड ट्रांसफर आफ्टर रिसीविंग द लास्ट पे सर्टिफिकेट। यदि ट्रांसफर हुआ है तो लास्ट पे सर्टिफिकेट इन एलपीसी आने के बाद ही पेमेंट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट्स का। फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात को देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बट कंपिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू ड्रॉप पे एंड अलाउंस नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। यदि कोई फर्स्ट अपॉइंटमेंट है किसी का तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के जो पे एंड अलाउंस है वो अप टू 2 महीने तक यानी 2 मंथ तक विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ दिए सकते हैं। इसके बाद उसे मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके पे एंड अलाउंस दिए जाएंगे। Rule 28 in all cases of transfer the responsibility of obtaining his own copy of LPC from his last disbursing officer shall rest with the government servant concerned। जो भी ट्रांसफर के मामले हैं तो उसमें जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका ट्रांसफर हुआ है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी कॉपी एलपीसी की वो जो भी डिस्बर्सिंग ऑफिसर उससे वो प्राप्त करे, ये उसकी जिम्मेदारी रही। और 229 ए डिस्बर्सिंग ऑफिसर मस्ट बी केयरफुल नो टू पे द पे एंड अलाउंस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom he has granted a last pay certificate। तो डिस्बर्सिंग जो ऑफिसर है उसको ये केयरफुल होना चाहिए कि जिसका एलपीसी काट दिया उसने, यानी जिसका एलपीसी उसने ग्रांट कर दिया है, उसको किसी प्रकार के कोई पे एंड अलाउंस पेमेंट नहीं किए जाने चाहिए। और पॉइंट नंबर ए है 29 का, प्रोविजनल पेमेंट ऑफ सब्सटेंस पे मे बी अलाउड टू नॉन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट पेंडिंग रिसीप्ट ऑफ एलपीसी। यदि किसी नॉन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका एलपीसी रिसीव नहीं हुआ है नई ऑफिस में, तो उस कंडीशन में उसकी जो सब्सटेंटिव पे है यानी बेसिक पे है उसका पेमेंट किया सकता है। इसके अलावा बी पॉइंट है ड्रॉबल ऑफ प्रोविजनल पे व्हेन रिन्यूअल सेंशन फॉर टेम्परेरी पोस्ट नॉट रिसीव। यदि कहीं पर कोई टेम्परेरी पोस्ट है तो यदि उसकी कोई रिन्यूअल की सेंशन रिसीव नहीं हुई है तो उस कंडीशन में प्रोविजनल जो पे है वो ड्रॉ की जा सकती है। तो क्या कंडीशन है, 4 गजेटेड ऑफिसर्स मे ड्रॉ देयर पे एंड अलाउंस प्रोविजनली अप टू पीरियड ऑफ 3 मंथ एक्सपायर ऑफ सेंशन। यदि कोई टेम्परेरी पोस्ट है और उसकी जो सेंशन है वो खत्म हो गई है यानी रिन्यूअल नहीं हुई है और उस पर कोई गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड है तो प्रोविजनली अप टू 3 मंथ तक बिना सेंशन के यानी आफ्टर एक्सपायर ऑफ सेंशन उसकी पे ड्रॉ की जा सकती है, तो उसकी जो पे अलाउंस है वो ड्रॉ किए सकते हैं। पेमेंट ऑफ क्विटिंग सर्विस, normally the payment of pay and allowance in respect of a government servant who finally quit the service of the government or who is placed under suspension may be made only after the head of office satisfaction himself. There are no demand outstanding servant। तो जो भी हेड ऑफ ऑफिस है उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन में है, लास्ट पेमेंट है उसके अलाउंस के तब किए जाने चाहिए जब हेड ऑफ ऑफिस फुली सेटिस्फाइड हो जाए कि इसके अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है, तब वो कर सकता है। डेथ ऑफ पे एंड अलाउंस कैन बी ड्रॉन फॉर द डे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डेथ, आवर्स एट व्हिच डेथ टेकन प्लेस या टेक्स प्लेस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्लेम। जो पे एंड अलाउंस है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हो गई है तो डेथ वाले किसी आवर्स में हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक उसका जो भी पे एंड अलाउंस का पेमेंट उसको किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। इफ पे एंड अलाउंस इन रूल 239 पे और अलाउंसेस बी ड्यू इन इंडिया to government servant absent out of India, he must make his own arrangement to receive in India। यदि कोई पे एंड अलाउंस है किसी के ड्यू है इंडिया में किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के और वो बाहर है आउट ऑफ इंडिया है तो वो अपना सेल्फ अरेंज करेगा कि वो अपने जो पेमेंट्स हैं पे एंड अलाउंस को इंडिया में प्राप्त करे। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम पेमेंट टू नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट को ACC 17 में किए जाते हैं और ऑनरेरियम पेमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट को ACC 20 में किए जाते हैं। पे एंड अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी ड्रॉन ऑन द सेम फॉर्म ACC 20। जो पे एंड अलाउंस है गवर्नमेंट सर्वेंट के ACC 20 में ड्रॉ किए जाते हैं और साथ में जो ऑनरेरियम है वो भी ACC 20 में ड्रॉ किए जाते हैं।
इसके अलावा कल पढ़ते हैं। आज ही करें, बताइए। कल कर लेंगे सर। ठीक है सर, कल कर लेते हैं। कल कर लेते हैं सर। अभी लगभग 50% बाकी है। 50% बाकी है सर। 25 स्लाइड्स हैं अभी लगभग। तो कल कर लेंगे। चलो ठीक है, कल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के बुक का फोटो भेजा था, हाँ, उसमें जो पेज आपने भेजा था उस पेज में वो चीज नहीं है सर। आपके वो वीडियो में एस्टेब्लिशमेंट और वॉल्यूम